नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग जो है यहाँ पे एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए थे और ये फाउंडेशन बैच जो है उन सभी लोगों के लिए था जो आपका यूपीएससी जो है 2024 लिखने वाले हैं, या इसके अलावा अभी आप बीपीएससी जो है 69 या आप जो है 70 लिखने वाले हैं। इसके अलावा यूपीपीसीएस, आप यूपीपीसीएस जो है 2024 को टारगेट कर रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए साथ साथ आप कोई भी स्टेट पीसीएस लिखना चाहते हैं तो उन सभी के लिए एक बेहतरीन जो है आपको यहाँ पे एक फाउंडेशन मिलेगा। तो फाउंडेशन जो हम लोग मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं, और इस क्रम में यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। और हिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी से हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, और ये आपका क्लास 11th का है जो आपका आर एस शर्मा के द्वारा लिखा गया है, और काफ़ी ही बेहतरीन और एक क्रोनोलॉजी में लिखा हुआ बुक है। और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे टोटल जो है 5 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपका पहला था प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, यानी आखिर वर्तमान में जो है अतीत की प्रासंगिकता है या नहीं, क्या एक बेहतर भविष्य के लिए जो है वर्तमान को सही रखने के लिए जो है अतीत को जानने की ज़रूरत है या नहीं है। यानी सिंपल सा कहने का तात्पर्य ये है कि एक यदि आप बेहतर भविष्य चाहते हैं तो आपका अच्छा वर्तमान होना चाहिए। और आपका अच्छा वर्तमान कैसे हो सकता है? यदि आप अतीत को बहुत अच्छे से यदि आप जानते हैं तो आपका जो है अच्छा वर्तमान हो सकता है, और अच्छा वर्तमान होगा तो आपका अच्छा भविष्य भी होगा। देखिए, हम लोग के हाथ में क्या होता है? वर्तमान ही होता है। यानी वर्तमान काल में हम लोग जो भी घटनाक्रम कर रहे हैं, यही हमको जो है फ्यूचर में देखने को मिलेगा। इसके रिस्पेक्ट में जो भी हम काम करेंगे, आपको इसके रिस्पेक्ट में जो है फल देखने को मिलेगा। तो वर्तमान में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? यदि अपने अतीत को बेहतर तरीके से जानते हैं हम, तो हम अतीत में जो भी गलतियां हुई हैं मानव समाज से, या अतीत में जो भी अच्छाइयाँ रही हैं, तो अच्छाइयों को यदि हम अपना लेते हैं और गलतियों को जो है हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं गलतियों को कम करने की कोशिश करते हैं, तो एक अच्छा वर्तमान बना सकते हैं। और अच्छा वर्तमान होगा तो आपका अच्छा भविष्य भी होगा। तो बिल्कुल बात सही है। पहला यूनिट में हम लोग देखे थे कि आपका वर्तमान में जो है अतीत की प्रासंगिकता है या नहीं है। फिर हम लोग देखे थे कि अनेकता में एकता, ये देश इतने विभिन्नताओं से भरा हुआ है। आप भौगोलिक ढांचे को ले लें या यहाँ पे संस्कृति को देख लें, आप भौगोलिक ढांचे भी देखेंगे तो यहाँ पहाड़ी है, पठारी है, कहीं नदी है, कहीं आपका मरुस्थल है, कहीं मैदानी भाग है। और इतना सारा विभिन्नता होने के बाद भी आज देश हमारा जो एक है, तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है, इसके बारे में अध्ययन किए थे। आपको पता ही है कि इंडिया में जो है विभिन्न विभिन्न जो है यहाँ पे संस्कृति जो है कल्चर देखने को मिलता है। आप जैसे नॉर्थ से जो है साउथ की ओर बढ़ेंगे, या आप ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ेंगे, तो आपको विभिन्न विभिन्न संस्कृति देखने को मिलेगी। और इन सब के बावजूद भी हम लोग एक हैं। तो इसका आखिर वजह क्या है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे अध्याय प्रथम में। फिर हम लोग अध्याय सेकंड में देखे थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखन। इतिहास जो है हमारा, तो अब देखिए, इतिहास तो बहुत पुराने समय से यहाँ पे जो है क्रिएट हो रहा था, लेकिन इसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा नहीं गया था। हमको कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में पता थी। और ये इतिहास लेखन कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ जब यहाँ पे ब्रिटिश जो है उपनिवेशवाद आया था। तो हम लोग सेकेंड यूनिट में यही देखे थे कि आधुनिक जो लेखक थे उनके जो है विचार क्या थे, और उनके जो है योगदान क्या है हमारे इतिहास में। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हम लोग देखे थे उपनिवेशवादी के विचार और योगदान। और हम लोग ये उस यूनिट में देखे थे कि उपनिवेशवादी लोग जो है अपने तरीके से जो है इतिहास को गढ़ने का प्रयास किए थे, अपने तरीके से अपना विचार जो है लिखने का प्रयास किए। और उनमें जो है हमेशा अपने आप को सर्वोत्तम दिखाने के लिए भारतीय इतिहास में बहुत सारी घटनाओं को गलत तरीके से परोसा गया। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि उनका योगदान नहीं रहा, बिल्कुल उनका योगदान रहा है हमारे इतिहास लेखन में। लेकिन कुछ तथ्य उनके द्वारा जो है गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। और उन्हीं को जो है रिप्लाई देते हुए, जवाब देते हुए, यहाँ पे राष्ट्रवादी लोग, जो यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग थे भारत में, वो जो है इतिहास लेखन आरंभ किए। तो फिर हम लोग देखे थे कि राष्ट्रवादियों की दृष्टि और उनका योगदान। ठीक है, ये हम लोग आपका अध्याय सेकंड में देखे थे।
कि उनके विचारों को कैसे ये लोग काउंटर किए, और भारत के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से करके बताया कि नहीं, हमारा जो इतिहास है ये बहुत ही पुराना है, और बिल्कुल जो है ये इतिहास एक क्रमिक भी है। और हमारा इतिहास जो है, जैसे उनका कहना था कि यहाँ के लोग सभ्य नहीं होते हैं, यहाँ के लोग को जो है लेखन का ज्ञान नहीं है, यहाँ के लोग को तिथिन का ज्ञान नहीं है, ये सब जो है बताने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। थर्ड यूनिट में हम लोग देखे थे कि स्रोत के प्रकार और इतिहास का निर्माण। यानी अगर आपको इतिहास लिखना है, ठीक है, आपको हिस्ट्री लिखना है, तो आपके पास सोर्सेज जो है क्या होना चाहिए। ये हम लोग देखे थे स्रोत के कितने प्रकार हैं, और इतिहास के निर्माण में ये जो है स्रोत इतिहास लेखन में कैसे जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अच्छा, आज मैं आपको बोलूं, आज जो है 2023 चल रहा है, ठीक है, मैं आपको बोलूं कि आपको इतिहास लिखना है 2000 से लेके और 2023 तक का, ठीक है, तो आपके पास जो है कुछ सोर्सेज होगा कि 2000 से लेके और 2023 तक जो है भारत का आपको इतिहास लिखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पॉलिटिक जो है या राज्य व्यवस्था कैसा रहा था, ठीक है, 2000 में किसका शासन था, उसके बाद कौन आया, ठीक है, समाज का स्थिति में क्या कोई चेंजेज हुआ है क्या, तो आप लिखेंगे। अर्थव्यवस्था में जो भारत के 2000 से 2023 में क्या चेंजेज आया, आप उसको जो है लिखेंगे। और ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल जाएगा, अभी जो है जैसे ही आप गूगल में लिखेंगे, ठीक है, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, आपको सारा इतिहास जो है मिल जाएगा। तो ऐसा व्यवस्था पहले नहीं था इनिशियल टाइम पीरियड में। तो ऐसे में जो है इतिहासकारों को पुरातात्विक जो है साक्ष्य साथ साथ साहित्यिक जो है स्रोत पर निर्भर जो है रहना पड़ा था, और उन्हीं के आधार पे आपका इतिहास लिखा गया था। तो ऐसे में हम लोग देखे थे कि स्रोत के प्रकार और इतिहास के निर्माण, उसमें हम लोग देखे थे कि आपका एक था पुरातात्विक स्रोत और एक था आपका साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में हम लोग देखे थे जैसे आपका सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, ठीक है। और हम लोग साहित्यिक स्रोत में देखे थे एक देशी स्रोत और एक विदेशी स्रोत। देशी में भी हम लोग दो देखे थे, एक लौकिक और एक आपका अलौकिक। देखिए, देशी में हम लोग एक धार्मिक देखे थे, ठीक है, और एक देखे थे लौकिक। धार्मिक हम लोग वेद वगैरह के बारे में देखे थे कि वेद वगैरह से कैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अरण्यक हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग लौकिक में देखे थे उस समय के इतिहास में जो विद्वान रहे थे उनके द्वारा लिखित कुछ ग्रंथ, जैसे आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, कलहन का राजतरंगिणी, ये सब जो है रेफरेंस पॉइंट था। उसके अलावा जो विदेशी उस समय आए थे भारत में, उनका भी कुछ विवरण, तो इन्हीं के आधार पे जो है इतिहास लेखन का प्रयास किया गया था। और ये हम लोग देखे थे अध्याय 3 में। अध्याय 4 में हम लोग देखे थे भौगोलिक ढांचा के बारे में, यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। देखिए, ज्योग्राफी जो है इतिहास में कैसे महत्वपूर्ण है, आपको पता ही है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन का इतिहास में काफ़ी अहम भूमिका है, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन जहाँ सपोर्ट करेगा, इंसान वहीं रहेगा, वहीं इतिहास क्रिएट होगा। तो उस क्रम में हम लोग काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से इसको देखे थे। और नेक्स्ट हम लोग जो पिछला अध्याय देखे थे, ये था आपका प्रस्तर युग आदिम मानव, यानी स्टोन एज के बारे में देखे थे। और स्टोन एज में हम लोग देखे थे कि आखिर इसका स्टोन एज नाम क्यों पड़ा। स्टोन एज को जो हम लोग 2-3 भाग में बांट के पढ़े थे, ठीक है। एक आपका था यहाँ पे पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, और इसके बाद नव पाषाण काल था। तो हम लोग देखे थे यहाँ पे स्टोन ही एकमात्र जो है इंसान का दोस्त था, और इसी का प्रयोग करके इंसान जो है अपना जीवन बसर यहाँ पे व्यतीत कर रहा था। और इस क्रम में सबसे पहले देखे थे हम लोग पूरा पाषाण काल, ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखे थे मध्य पाषाण काल। तो हम लोग देखे थे कि आखिर पूरा पाषाण काल से जो है मध्य पाषाण काल में क्या चेंजेज आया है, और मध्य से हम लोग देखे थे कि नौ पाषाण काल में क्या चेंजेज आया है। तो हम लोग काफ़ी यहाँ पे चेंजेस जो है देखने को मिला था। देखिए, मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे पशुपालन वगैरह जो है मिलना शुरू हो गया था। नवपाषाण काल में हम लोग गए थे तो कृषि का आविष्कार हो गया था, और ये क्रांतिकारी परिवर्तन था, यानी मध्य से जो है नौ तक जाते जाते कृषि का आविष्कार हो गया। और कृषि का आविष्कार होते ही मानव के जीवन में जो है स्थिरता आ गया, ठीक है, और मानव जो है एक जगह रहने लगा, झोपड़ियाँ बना के जो है, उसके अलावा जो है गुफा वगैरह में एक जगह रहने लगा। तो यहाँ पे हम लोग जनरली क्या देखे थे कि चेंजेस के बारे में, और मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि इतिहास बेसिकली क्या है, परिवर्तन का ही अध्ययन जो है इतिहास होता है। इस वाक्य को यदि आप समझ गए तो आपके लिए इतिहास काफ़ी आसान हो जाएगा। हम किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो समाज में परिवर्तन अगर हो रहा है, या धर्म में कुछ परिवर्तन हो रहा है, धार्मिक स्थिति में परिवर्तन हो रही है, आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है, संस्कृति में जो है, कलाकृति में कुछ जो है, आपको जो भी उस समय का कला था उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो इन्हीं सबों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है, आपको इतिहास कहलाता है। तो यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है।
और इसके अलावा मैं आपको जो है मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए दिया था। चूंकि मैं ये लेक्चर जो बना रहा हूँ यहाँ पे मेंस एज वेल एज जो है प्री को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। मैं जैसे आपको बोला हूँ हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे और हम लोग यहाँ पे मेंस का आंसर राइटिंग भी करेंगे। तो बिल्कुल हमारा अप्रोच जैसे मैं पहले लेक्चर में बताया 360 डिग्री ही रहने वाला है। अभी तक का एक माइंड मैप आपको बन गया होगा, एक रिवीजन हो गया होगा मोटा मोटा। ठीक है, आज जो हम लोग यूनिट देखेंगे ये है आपका ताम्र प्रशांत जो है कृषक संस्कृति, यानी आपका चैलो जो है चैलोकोलिथिक जो है फार्मिंग एक जो है कल्चर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको आंसर राइटिंग के लिए दिया था, तो आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। ठीक है, और किसी को हेजिटेशन होगा, मैं आज ही आपको मैं बताया था कि जब मैं पिछले दिन आपको वहाँ पे ग्रुप का लिंक तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, एनसीईआरटी बैच का एक ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे। इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इस बैच से रिलेटेड वहाँ पे आपको दिया जाएगा। बाकी एक यहाँ आपका नॉर्मल टेलीग्राम भी चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। जो भी यहाँ पे लेक्चर वगैरह किया जाता है उसका भी अपडेशन वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। बाकी हम इसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देते हैं। यदि आप ये बुक लेना चाहते हैं आर एस शर्मा का, तो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ सोर्सेज आपको कहाँ से प्राप्त हो सकता है, आप अमेजन से इसको मंगा सकते हैं। इसके पैरेलल में इस चैनल पे जो है आपको टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, आप सभी को पता ही है, जो भी नए हैं उनके लिए बता दूं तो टेस्ट सीरीज एक आरओ का चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक आपका ईपीएफओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ईपीएफओ का चल रहा है। बाकी हम करंट अफेयर भी आपको समय समय पे कराते रहते हैं, तो उसके लिए यदि अधिक लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उसके लिए हम अधिक काम करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग टेस्ट सीरीज जाके देख सकते हैं। देखिए, एक तो होता है पढ़ना, ठीक है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्या होता है आपका प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। तो प्रैक्टिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस के माध्यम से आपका जो है तथ्य जो है आपका जानकारी जो है बिल्कुल पुख्ता और दुरुस्त हो जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए बहुत अच्छा साधन है। जैसे अभी यहाँ पे आरओ का हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, इसमें एक आपका हिस्ट्री का, एक आपका पॉलिटी और एक आपका यहाँ पे ज्योग्राफी का लेक्चर जो है अपलोड कर दिया गया है। काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन एमसीक्यू कराया गया है। इसके अलावा यहाँ पे यूपी पीसीएस और यूपीएससी का टेस्ट सीरीज भी हम लोग कर रहे थे। तो यूपी पीसीएस की यदि मैं बात करूँ तो आप सभी को पता ही होगा, यहाँ पे 30+ टेस्ट जो है किया गया है। यहाँ भी सेक्शनल टेस्ट है, आप चाहें तो जाकर वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ साथ आप यूपीएससी का भी टेस्ट सेक्शनल लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी यदि आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, अभी जो है कुछ दिनों में मैं आपके लिए एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो बाकी जो है आंसर राइटिंग के लिए मैं बताया कि एक आध लोग का रिप्लाई था आंसर राइटिंग जो है कहाँ सबमिट करें। ठीक है, अब किन्हीं को जो है अब नए नए बच्चे हैं तो सबसे बड़ा मैं समझ रहा हूँ इशू क्या आ रहा होगा, कुछ बच्चे लिखते भी हैं बट सबमिट इसलिए नहीं करते हैं, कोई देखेगा क्या देखेगा मैं कैसे आंसर लिख रहा हूँ। तो बिल्कुल इस हेजिटेशन से आप मुक्त रहेंगे। मैं आज ही आपको एक जो है इंडिविजुअल यहाँ पे एक नंबर जो है प्रोवाइड कर दूंगा, और उस पर आप अपना आंसर सबमिट करेंगे सारे लोग। और एक काम करेंगे, आप आंसर अपना सबमिट करेंगे, अपना नाम जरूर लिख देंगे। ठीक है, अपना नाम लिख देंगे और अपना आंसर आप लोग सबमिट करेंगे जो भी यहाँ पे दिया जाता है। देखिए, यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि आप जो है एक प्रॉपर राइट डायरेक्शन में अच्छे तरीके से जो है स्टडी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ये मेंस और प्री दोनों के लिए है। तो मैं मेंस के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए, यदि आप कोई भी स्टेट पीसीएस लिख रहे हैं या आपको पता है कि आप यूपीएससी लिखने वाले हैं, तो मेंस का उसमें क्या रोल है आपको पता ही है। प्री तो आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो मेंस आपका मजबूत होना चाहिए। तो आप वहाँ पे लिख के सबमिट करेंगे, मैं आज आपको एक इंडिविजुअल जो है नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, और वहीं पे आप क्या करेंगे, अपना सेल्फ जो है अपना नेम लिख देंगे और अपना आंसर शीट जो भी होगा प्रोवाइड कर देंगे। मैं उसका फीडबैक आप लोग को जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा, और संडे को तो एटलीस्ट आपको फीडबैक दिया ही जाएगा। ठीक है, तो संडे को आपको फीडबैक दिया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से दिया जाएगा फीडबैक, ताकि आप जो है इम्प्रूव कर सके। क्योंकि मैं बताया था कि एक बेस्ट सिस्टम तभी हो सकता है जब आपके तरफ से जो है मैं जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और आपका क्या रिस्पॉन्स आता है उसको देखते हुए हम लोग बेस्ट सिस्टम बना सकते हैं। चलिए, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ताम्र जो है पाषाण कृषक संस्कृति। और आप लोग एक काम कर सकते हैं, लेक्चर को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है ये बैच पहुंच पाए और उसमें लोग ऐड हो पाए। क्योंकि ये मान लीजिए क्लास बहुत अगर अधिक हो गया, इसमें कोई ऐड होगा तो उसको ज़्यादा जो है फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब एक सीक्वेंस में उसको जानकारी नहीं मिलेगी, और यदि आप सीक्वेंस में स्टडी नहीं करते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके भाई बहन मित्र दोस्त जो भी हों, उनमें लेक्चर जरूर शेयर करेंगे, चाहे वो कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारे के लिए जो है एक बेसिक जो है बुनियाद हम लोग यहाँ पे बेहतर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग लेक्चर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे ताम्र पाषाण कृषक संस्कृति। तो जैसे मैं बताया कि पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, लास्ट नौ पाषाण जो है, यानी
पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रस्तर युग आदिम जो है मानव, और इसमें हम लोग क्या देखे थे आपका कि नवपाषाण जो काल है वहीं तक हम लोग फिनिश किए थे। तो सब जो है मैप के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास किए थे, और मैं आपको कुछ टास्क भी दिया था, आई थिंक जो है आप लोग जो है किए होंगे, और करना ही चाहिए, मैप में आप इंडिकेशन वगैरह करते रहेंगे। तो उससे आगे बढ़ के आज देखेंगे हम ताम्रप्रशान युग की बस्तियां। ठीक है, अब देखिए नवपाषाण काल जब चल रहा था तो उस टाइम पीरियड तक तो आपको पता ही पत्थर के ही औजार थे, बस पॉलिशदार जो है औजार थे। लेकिन अब जो है तांबा का खोज हो गया, और तांबा का खोज हो गया, और उसके साथ साथ पहले से तो आपका स्टोन का आविष्कार हो ही गया था। तो इस युग का हम लोग नाम रख दिए ताम्रप्रशान युग, और इसमें जो है बस्तियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक मैप छोटा सा दिखा देता हूँ, फिर मैं हम लोग इस जो है लेक्चर पे अपने पे आते हैं। देखिए ताम्रप्रशालीन कालीन जो है हम स्थल देख लेते हैं, थोड़ा सा आप देख लें, यहाँ पे कुछ आपका जो है क्लियरिटी आ जाएगा, फिर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखिए ये ताम्रप्रशान इसका नाम क्यों पड़ा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे तांबा का खोज हो चुका था। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये तांबा का खोज कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो उसी का लोकेशन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा एक मैं आपको बात बता दूं, पहले इंसान देखिए घूमते रहता था, आप सभी को पता है। ठीक है, उसके जीवन में अस्थायित्व तो नहीं था, लेकिन कृषि का आविष्कार हुआ, इंसान के जीवन में क्या हुआ, अस्थायित्व आया, यानी इंसान अब एक जगह पे रहने लगा। तो हम लोग मैप में क्या देखे थे कि पूरे इंडिया में जो है अलग अलग लोकेशन में जो है इंसान रह रहा है। ठीक है, अब अलग अलग लोकेशन में यदि इंसान रह रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ लोग रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो इनका क्या होगा, इनका अपना एक संस्कृति होगा, इनका अपना एक कल्चर होगा, क्योंकि यहीं पे लोग रह रहे हैं। और उस समय जो आवागमन का इतना आसान जो है व्यवस्था नहीं था कि लोग बिल्कुल एक जगह से दूसरे जगह तक आते जाते रहते थे। बाद में जो आगे चल के जो है लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह पलायन किए, बट इनिशियल टाइम पीरियड में जो है ये एक दूर दूर जो है लोग रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पे कृषि का आविष्कार हो गया था, तो जीवन में अस्थायित्व तो आ गया था, और हम लोग मैप में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इनका क्या होगा, अपना एक कल्चर होगा, इनका क्या होगा, अपना संस्कृति होगा। तो ऐसे में ही हमको देखना है कि ये कहाँ कहाँ जो है संस्कृति पनपी थी। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे 100 लोग रहते हैं। ये 100 लोग मिलके क्या कर लिए, एक अपना ग्रुप बना लिए। ठीक है, इसको हम कबीला नाम दे सकते हैं कि एक कबीला अपना बना लिए। ठीक है, 100 लोग मिलके इनका अपना एक कल्चर होगा। जैसे आज भी आप देखेंगे तो आदिवासी समूह में जाएंगे तो बहुत जगह आज भी आपको सामूहिक कृषि देखने को मिलता है। उनका एक अपना कल्चर है, उनका एक अपना धार्मिक मान्यता है, प्रकृति पूजा वो करते हैं आज भी। तो वैसे ही कुछ उस टाइम पीरियड में था, और ये जगह जगह पे था। ठीक है, तो यही हम लोग मैप यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, कि ताम्रप्रशान जो है कालीन स्थल, यानी तांबा का जब खोज हो गया था, तो इंसान जो है कहाँ कहाँ रहता था, और ये बिल्कुल झुंड में रहा करता था। तो एक झुंड में एक वंश में जो है ये रहा करता था। और इसी में देखेंगे तो आपका यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले ये लोकेशन यहाँ पे देखें तो ये है आपका कायथा। ये कायथा संस्कृति दिख रहा है, देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड तो 2450 से लेके और 2000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और ये कायथा संस्कृति आपको जो है कहाँ पे पनपता है, तो ये कायथा संस्कृति आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लोकेशन जो है क्लियर हो गया होगा कि कायथा संस्कृति कहाँ पे, मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे जो है लोग झुंड बना के रहा करते थे, और इनका एक अपना कल्चर डेवलप हो गया, और इसी का नाम दिया गया कायथा संस्कृति। क्लियर होगा, और इनका टाइम पीरियड है 2450 से 2000 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, अब देखिए एक बात यहाँ पे आप गौर किए होंगे कि देखिए इस लोकेशन की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति यहीं पे पनपी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, 2500 से लेके आपका 1800 ईसा पूर्व तक, और इसी के पैरेलल में आपको कैथा संस्कृति भी देखने को मिल रहा है। तो उस टाइम पीरियड में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो है हड़प्पा जो है संस्कृति में क्या हो गया था, कांसे का खोज हो गया था। कांसे का खोज हो गया था, और कांसा जो है आपको पता है कि एक मिश्र धातु है। कांसा किस किस चीज से मिलकर बनता है, तो तांबा और टीन से। ये जो हड़प्पा वाले लोग थे, ये जो है तांबा कहाँ कहाँ से लेके आया करते थे, तो आपका कायथा संस्कृति से लेके आया करते थे। इसके अलावा जॉर्वे संस्कृति से, ये आपका शवलदा संस्कृति से, आहार संस्कृति से, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका तांबा पाया जाता था। ठीक है, तो ये लोग जो है आपको हड़प्पा वाला तांबा यहाँ से लेके आते थे, और इसके अलावा ये लोग टीन जो है अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेके आया करते थे, और टीन और तांबा मिला के ये लोग कांसा का जो है इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इतना बात तो क्लियर हो गया होगा।
ये दोनों जो है पैरेलल में ही घटनाएं घटित हो रही है। अब इसमें अंतर ये था कि ये हड़प्पा संस्कृति जो था आपका नगरीय सभ्यता था, एक डेवलप जो है पूरा एक आपका सभ्यता था। लेकिन ये जो कायथा संस्कृति या आपका जरवे संस्कृति ये सब जो दिख रहा है, ये जो है उतना डेवलप्ड नहीं था। देखिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग यहाँ से तांबा भेजते थे और यहाँ से इसके बदले मिट्टी के बर्तन इनके पास आया करता था। इसका मतलब ये है कि मिट्टी का बर्तन बनाना ये लोग नहीं जानते थे। मिट्टी का बर्तन जो है उस तरह से जैसे जिस पैमाने पे यहाँ पे बनाया जाता था, यहाँ के लोग नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये आदान प्रदान हुआ करता था। यहाँ पे मेरा टाइम पीरियड लिखने का पर्पस यही था कि ये जो भी संस्कृतियाँ आपको दिख रही हैं, जहाँ से तांबा पाया जा रहा है, ये पैरेलली एग्जिस्ट कर रही है किसके समानांतर में, हड़प्पा जो है संस्कृति का। तो सबसे पहले मैं कायथा के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे भी लोग रहा करते थे और यहाँ तांबा का जो है प्रचुर मात्रा में तांबा आपको पाया जाता था। ये मध्य प्रदेश के जो है उज्जैन जिले में पड़ता है कायथा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका बैंगनी रंग का जो है चित्रित जो है धूसर मृदभांड का प्रयोग यहाँ पे होता था। ठीक है, ये सब हमको देखने को मिला। साथ साथ काले और जो है लाल मृदभांड भी यहाँ से हमको मिला है। अब ये काला और लाल मृदभांड आखिर जब यहाँ पे बनता नहीं था तो आया कहाँ से? ये हड़प्पा संस्कृति से इनके पास आया करता था। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो आपका है जरवे संस्कृति। ठीक है, ये देखिए नीचे जरवे संस्कृति। और जरवे संस्कृति अगर देखेंगे आप तो ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र के जो है अहमदनगर जिले में। ठीक है, और यहाँ भी ताम्र प्रसानी जो है स्थल माना जाता है। यहाँ भी तांबा आपको बहुमात्रा में मिलता था और यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ से भी आपको लाल जो है और काले जो है चित्रित जो है मृदभांड मिलते हैं। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि ये जो हड़प्पा वाले लोग थे, यहाँ से भी व्यवसाय जो है बिजनेस किया करते थे। यानी यहाँ से तांबा जाया करता था और वहाँ से ये लाल और काले जो है मृदभांड जो है आया करता था। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे मालवा संस्कृति दिख रहा है। ठीक है, तो मालवा का भी सेम ही कहानी है आपको। मालवा संस्कृति जो है आपको नौदा टोली वगैरह जो है आप आगे चल के जो हम पढ़ेंगे उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पे आहार संस्कृति आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे आहार संस्कृति। और यहाँ ये राजस्थान के जो है आपको उदयपुर जिले में पड़ता है और यहाँ पे आपको ताम्र प्रसारण स्थल जो है पाया गया है। तो यहाँ भी हमको काले और लाल रंग के जो है मृदभांड यहाँ भी हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे तांबा का हमको साक्ष्य मिला है। आज भी आपको पता होगा कि राजस्थान में जो हमको तांबा जो है पाया जाता है। तो ये आपको आहार संस्कृति हो गई। ठीक है, तो ये सब नाम हो गया। तो आई थिंक जो है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही आपका सवालादा संस्कृति यहाँ पे दिख रहा है 2000 से 1800 BC। ठीक है, ये जरवे जो देखिए यहाँ पे 1400 से जो है 700 ईसा पूर्व का दिख रहा है। मालवा जो है 1700 से 1400 BC में दिख रहा है। यानी सारा ईसा के जन्म से पहले की कहानी है और ये पैरेलली एग्जिस्ट करती है हड़प्पा से। यानी हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये जो आपका एनसीईआरटी है इसमें थोड़ा इस तरह से मैप नहीं बनाया हुआ था, तो मैं आपके लिए अलग से मैप ड्रॉ किया ताकि आप अच्छा जो है समझ सकें। तो एनसीईआरटी में जो है वो फैक्ट तो कवर ही करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं आपको इसमें ऐड कर दिया करूँगा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो संस्कृति उभरी है, जैसे कायथा है आपका, जरवे है, यानी ताम्र प्रशालीन जो है स्थल जो है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ का समाज का क्या स्थिति था, यहाँ का समाज कैसा था, यहाँ का जो है धार्मिक मान्यता क्या था। ठीक है, यहाँ का अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर करता था। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और इनका जो है व्यवसाय कहाँ कहाँ से होता था। ठीक है, इनके जीवन में जो है क्या क्या घटनाएं उस समय घटित होती थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अच्छा, उस समय पता है भारत नाम कोई भारत का नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो उस समय अगर बात करें तो जैसे ये कायथा संस्कृति हो गया, मालवा हो गया, जरवे हो गया, ऐसे संस्कृतियाँ थी। एक कबीलाई में जो है एक छोटे से क्षेत्र में लोग रहा करते थे। ये भारत नाम जो है बहुत बाद जाके पड़ा है, तो उस समय कोई भारत नहीं हुआ करता था। लेकिन भारत के जो है इंडिया का मैप पे हम लोग इसको देख रहे हैं। अच्छा, जनरली आप देखिए तो ये जो है आपको महाराष्ट्र, राजस्थान वगैरह में आपको देखने को इस जो है संस्कृति इनिशियल टाइम पीरियड में मिल रही है। ठीक है, चलिए बाकी आगे हम लोग देखेंगे, जब हड़प्पा सभ्यता देखेंगे तो वहाँ भी हम ताम्र प्रशान कालीन स्थल का आपको एक बार फिर हम मैप दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि उस समय का जो है समाज का क्या स्थिति रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। देखिए, नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। तो धातु का इस्तेमाल शुरू हो गया और उसमें सबसे पहला धातु आपको पता ही है कौन है, तांबा है। तांबा का हम लोग प्रयोग शुरू कर दिए और कई संस्कृतियों का जो है जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ साथ
प्रयोग करने के कारण हो गया। जैसे अभी आप देख रहे थे मालवा, आहार संस्कृति, इन सब संस्कृतियों का जन्म किसके कारण हो गया? पत्थर और तांबे के उपकरण के उपयोग के कारण हो गया। और इन जो है संस्कृतियों को ताम्रप्रशानी या आपको जो है कैलोकोलिथिक जो है कहते हैं। ठीक है, यानी ताम्रप्रशान को और हम लोग क्या बोलते हैं? कैकोलिथिक बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। यानी जिस अवस्था में इंसान जो है पत्थर के साथ साथ तांबे का यूज करने लगा था, इसे ही हम क्या कहते हैं? ताम्रप्रशानी काल जो है बोलते हैं। तकनीकी दृष्टि से अगर समझने का प्रयास करें तो ताम्रप्रशान अवस्था हड़प्पा की जो है कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है। यानी हड़प्पा में जो कांसा बनने की कहानी शुरू हो गई, सिंपल सी बात है। आपसे मैं पूछूं कि पहले कांसा बना या तांबा बना, तो आपको पता है कांसा को बनने के लिए तांबा की जरूरत है। तो तांबा यहाँ पे पहले आ गया था, फिर आपको कांस्ययुगीन आपको संस्कृति आएगी। जैसे हम लोग मैप में देख रहे थे, कालक्रम अनुसार भारत में जो है हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रप्रशानी युग जो है संस्कृतियों के बाद आती है, अगर भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो। ठीक है, भारत में देखिएगा तो हड़प्पा की कांस्य संस्कृति जो है पहले आती है। ठीक है, और ताम्रप्रशानी युग जो है संस्कृति, जैसे हम लोग अभी मैप में देखे भी थे, यहाँ पे आप देख पाएंगे। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ध्यान देंगे तो ये वाला जो एरिया है, आपको ये ब्लैक जो लाइन जो दिया हुआ है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 से 1800 है। ठीक है, 1800 ईसा पूर्व तक कहानी खत्म यहाँ पे हो जा रही है। और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? 2450 से 2000। ठीक है, और यहाँ पे मालवा में देखिए 1700 से आप 1400 देख रहे हैं। यानी आप इसके बाद की ये कहानी हमको यहाँ पे बता रहा है। यानी हड़प्पा का जब अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसके बाद ये संस्कृति एग्जिस्ट करती है। यानी इसकी को हम लोग कंटिन्यू किए हैं आज तक। यहाँ पे जरवे को देखिए तो 1400 से 700 ईसा पूर्व, यानी कहानी जो है 700 ईसा पूर्व तक आ जाती है। किसी को टाइम लाइन नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता दूं। ठीक है, अब देखिए जरवे संस्कृति जो है 700 ईसा पूर्व तक आ जाती है और हड़प्पा जो है यहाँ पे 1800 ईसा पूर्व भी फिनिश हो जाता है। तो इसके बाद का ये दिखता है आपको, और यही वहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है हम सर्वप्रथम जो है ताम्रप्रशानी संस्कृति पे ही विचार कर रहे हैं। ताम्रप्रशान युग के लोग जो है अधिकांशतः पत्थर और तांबे के वस्तुओं का प्रयोग करते थे, किंतु कभी कभी वो घटिया किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे। वे जो है मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, ग्रामीण समुदाय में रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले हुए थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थी। ठीक है, तो कहाँ वो रहेंगे? जहाँ आपको पहाड़ी हो, जहाँ उनको स्टोन मिल सके। ठीक है, जहाँ नदी मिल सके। इसके विपरीत जो है हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे, आपको पता ही है। तथा सिंधु घाटी बाढ़ वाले मैदान में हुए उपज के बदौलत जो है नगर निवासी हो गए थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी का सभ्यता जो है डेवलप होने का रीजन क्या हुआ? वो जमीन जो है आपका उपजाऊ भूमि, और उपजाऊ होने के कारण वहाँ पे क्या हो गया? अधिक उपज होने से सरप्लस बना और आगे चल के वो नगरीय सभ्यता जो है बन गई, जिसको हम लोग अगले यूनिट में देखने वाले हैं। ये देखिए आपको कुछ यहाँ पे इमेज दिखाया गया है। आहार जो राजस्थान से प्राप्त जो है श्वेत जो है चित्रित काले लाल जो है रंग के मिट्टी के बर्तन हैं, लगभग 1500 ईसा पूर्व। अभी काले लाल रंग के तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, आप इमेजिन कर ले। ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो है काले लाल रंग के। आगे चल के हम जो है न्यू एनसीईआरटी में आपको सारा इमेज हम दिखा देंगे। बाकी सोच लिए आज तो आपको लाल जो है मृदभांड देखने को मिलता ही है। ठीक है, पका हुआ जो मिट्टी का बर्तन होता है वैसा कुछ और चित्रकारी किया हुआ हमको वहाँ से मिला है। देखिए भारत में जो है ताम्रप्रशान अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। जैसे अभी हम लोग मैप में देखे हैं, अभी हम लोग देखे थे ताम्रप्रशान कालीन अवस्था जो है स्थिति कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, तो राजस्थान में हम लोग देखे थे, और राजस्थान के भी दक्षिण पूर्वी भाग में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में देख रहे थे, महाराष्ट्र में देख रहे थे। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्वी जो है राजस्थान में दो पुरास्थलों की खुदाई हुई है, एक है आहार में और दूसरा है गिलुंद। ठीक है, ये दो पुरास्थल मिला है। ये पुरास्थल जो है बनास घाटी के सूखे अंचलों में है। ठीक है, तो बनास घाटी जो है इसी के सूखे अंचलों में ये दोनों स्थल आपको पाए गए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखें तो मालवा हो गया और कैथा हो गया और एरन, इसमें खुदाई की गई। मध्य और पश्चिमी भारत में मालवा ताम्र प्रशांत संस्कृति की विलक्षणता जो है मालवा मृदभांड जो ताम्र प्रशांत मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो आप पश्चिमी मध्य प्रदेश में चले जाएं या आप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, यहाँ पर हमको इसका अवशेष देखने को मिलता है।
इससे कुछ मृदभांड और अन्य जो है संस्कृति सामग्री जो है महाराष्ट्र में भी पाई गई है। तीनों लोकेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु जो है सबसे विस्तृत उत्खनन जो है पश्चिमी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे विस्तृत उत्खनन हुआ। और इस उत्खनन में हमको क्या देखने को मिला, जहाँ उत्खनन हुए हैं वहाँ पूरा स्थल अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। ठीक है, इन सब को हम मैप में देखेंगे, अगले यूनिट में आपको दिखा देंगे हड़प्पा के जो है पैरेलली में। ठीक है, सारे जो है लोकेशन इंडिकेट कर देंगे। बस इतना समझे कि जो उत्खनन हुआ, चलिए इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। जो भी उत्खनन हुआ वो पश्चिमी महाराष्ट्र में जो है ज़्यादा विस्तृत हुआ, और ज़्यादा विस्तृत होगा तो वहाँ पूरा स्थल अधिक मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, पुणे जिले में देखिए चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव, प्रकाश, नासिक, ये सब हमको पूरा स्थल उस समय के मिले हैं। और ये से भी सभी पूरा स्थल जो है जोरवे संस्कृति के हैं। अभी हम जोरवे संस्कृति आपको मैप में दिखाए थे, तो जोरवे संस्कृति दिखाया था, इसी के आसपास ये सारा कुछ है। यह नाम जोरवे के आधार पर दिया गया है, जो अहमदनगर जिले के गोदावरी नदी की शाखा नदी परहरा के बाएं तट पर जो है अवस्थित प्रतिरूप पूरा स्थल है। इसी के नाम पे इसका जोरवे संस्कृति नाम दे दिया गया। जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया है, किंतु इनमें दक्षिण नव प्रशांत संस्कृति तत्व भी हैं। आगे देखिए, ईसा पूर्व अभी हम दिखाए थे आपको कि जोरवे का टाइम पीरियड क्या था, 1400 से 700। ईसा पूर्व जो है आपको 1400 से 700 के आसपास की जोरवे संस्कृति विदर्भ के कुछ भाग में तथा कोंकण तट प्रदेश को छोड़कर सारे महाराष्ट्र में फैली थी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जोरवे संस्कृति का फैलाव जो है लगभग लगभग आपको महाराष्ट्र में दिखता है। ठीक है, और आपको सीधे मेंशन कर दिया गया कि कोंकण के तट प्रदेश को छोड़ दिया जाए, यानी आप ये समुद्री वाला जो हिस्सा है आप छोड़ दें तो लगभग आपको देखने को स्थिति मिलेगी। ये तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जो है जैसे दायमाबाद और इनाम गांव जो है नगरीकरण के स्तर पे पहुंच सी गई थी। ऐसे ये सब संस्कृतियां जो क्या थी, ग्रामीण संस्कृति थी। लेकिन जो है दायमाबाद और इनाम गांव देखेंगे तो ये नगरीय तक पहुंच गई थी, नगरीकरण इसका हो गया था। महाराष्ट्र के ये सभी पूरा स्थल अधिकतर काली भूरी जो है मिट्टी वाले ऐसे अर्धशुष्क क्षेत्र में है जहां आपको बेर और बबूल के पेड़ थे, परंतु ये नदी तट वाले क्षेत्र में पड़ते थे। इनके अलावा नौदा टोली पूरा स्थल भी है जो आपको नर्मदा के तट पे है। अधिकांश जो है ताम्र प्रशानीन जो है तत्व दक्षिण भारत के नौ प्रशानीन स्थल में घुस गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कई ताम्र प्रशान आपको स्थल इलाहाबाद जिले के बिंद क्षेत्र में भी पाए गए हैं। चलिए आज ही मैं आपको कोशिश करूंगा, मैप में इंडिकेट कर दूंगा इन सब स्थलों को, आप देख लेंगे एक बार। तो कुछ ताम्र प्रशान स्थल जो है इलाहाबाद जिले के बिंद क्षेत्र में भी पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा बर्धमान जिले के जो है पांडु, रजार, डीवी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिलों में जो है आपको महिषदल उल्लेखनीय है। आगे देखिए, कुछ और जो है पूरा स्थल की खुदाई हुई है, जिनमें जो है उल्लेखनीय है कि बिहार में आपका जैसे सिनवार हो गया, सोनपुर हो गया, ताराडीह हो गया, तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो खैराडीह और नरहन। ठीक है, इन संस्कृति के जो है लोग पत्थर के छोटे छोटे औजार और हथियार का इस्तेमाल आपको करते थे, जिनमें जो है पत्थर के फल को और फलकिया का महत्वपूर्ण स्थान था। अनेक स्थान पे देखें तो खासकर आपका दक्षिण भारत में जो है प्रस्तर फलक का उपयोग बढ़ा और पत्थर की कुल्हाड़ी भी चलती रही है। जाहिर है कि ऐसे क्षेत्र पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं थे, पत्थर प्राप्त करने के लिए आपको पहाड़ियों के आसपास ही होना पड़ेगा। कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं बहुतायत में मिली है, और यही हाल आपको आहार और गिलुंद का भी प्रतीत होता है, जहाँ तांबे के साथ साथ आपको पत्थर का भी औजार मिला है, जो राजस्थान के बनास घाटी के कमोबेश शुष्क इलाके में पड़ते हैं। अन्याय ने देखे तो समकालीन जो है ताम्रप्रशानीन जो है कृषक संस्कृति के विपरीत आहार में वास्तव में सूक्ष्म पसान औजारे का इस्तेमाल नहीं होता था। ये आपको बता रहा है, जो आहार संस्कृति है वहाँ पे छोटे छोटे जो है औजार का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। यहाँ पत्थर के कुल्हाड़ियों और फलकों का लगभग अभाव ही था। इसके इसी इसकी वस्तुओं में कई सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और कई पत्रे हैं जो सभी तांबे के हैं, ये हमें मिली है। हालांकि एक चादर कांसे का भी यहाँ पे पाई गई है। तांबे पास ही उपलब्ध था। आहार के लोग शुरू में धातु कर्म जानते थे, यानी ये लोग को धातु कर्म का नॉलेज था। आहार का प्राचीन नाम जो है
आपको क्या था, ताम्रवती था, अर्थात तांबा वाली जगह। ठीक है, तो आहार में जो है तांबा पाया जाता था, और इसका प्राचीन नाम आप देख रहे हैं तांबावती है, और तांबा वाली जगह ये था। आहार संस्कृति का काल हम लोग देखे थे अभी 2100 और 1500 ईसा पूर्व के बीच कहीं रखा जाता है, और गिलुंद उसी संस्कृति का स्थानीय केंद्र जो है आपको माना जाता है। गिलुंद में जो है तांबे के टुकड़े ही मिले हैं, और यहाँ एक आपका प्रस्तर फलक का उपयोग भी पाया गया है। महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली में सपाट आयताकार जो है ताम्र कुठार पाए गए हैं। चंदौली में तांबे की छेनी भी मिली है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस सब जगहों से जो है तांबे का प्रमाण मिला है, और ऐसे में हम इनको ताम्रप्रशान युग में रख रहे हैं। ताम्रप्रशान काल में लोग जो है, देखिए अभी एक आपको यहाँ पे मैप दिखाया गया है, और इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका रीजन नंबर जो 1 है, यहाँ पे सिंधु नदी क्षेत्र है, और सिंधु नदी क्षेत्र में देखिए क्या क्या पड़ रहा है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपन, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, तनहुदड़ो, जुकार, आमरी, झंझर, ये सब पड़ रहा है सिंधु नदी क्षेत्र में। गंगा नदी क्षेत्र की बात करेंगे, कौशाम्बी हो गया, आलमगीरपुर हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र हो गया, महानदी हो गया, चंबल हो गया। चंबल में ये सब आपको जगह दिया हुआ है, नगदा है, ठीक है, टुंगनी, मेतवा, ठीक है, भिलुसरी, माहोरी घाट, बेतवा, ये सब है। राजपूताना सौराष्ट्र क्षेत्र में रंगपुरा हो गया, आहार हो गया, प्रभासपट्टन हो गया, ये सब लोथल वगैरह हो गया। यहाँ पे नर्मदा में देखेंगे तो नौदा टोली, महेश्वर, ठीक है, इस सबको मैप में हम आपको दिखा देंगे। ताप्ती में देखेंगे तो प्रकाश बहाल हो गया, गोदावरी में जोरवे आ गया, नासिक आ गया, नेवासा आ गया, दैमाबाद, भीम आपका नौ क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे कोरेगांव। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि ये सब जो है एक मोटा मोटा क्षेत्र का नाम दिया गया है, इसके अंदर इन अंदर की जो है ये सब आपको जगह का नाम दिखाया गया। चलिए यहाँ पे मैप में हम थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ताम्र जो है प्रशांतकालीन स्थल है, वर्तमान भारत की जो है सीमा में दिखाया गया है। सबसे पहले रीजन नंबर 1 देखें, ये दिख रहा है आपको, ये डॉटेड लाइन जो भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये उस समय का जो है क्या है, जगह है, स्थान है, जहाँ पे लोग रहा करते थे। और उसी में जो है फर्स्ट नंबर आपको क्या दिखा रहा था यहाँ पे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो गया, रोपन हो गया, सूरतगढ़ हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर आप क्षेत्र नंबर 2 देखेंगे तो कौशाम्बी और यहाँ पे आलमगीरपुर को दिखाया गया है। यहाँ पे आप क्षेत्र नंबर 2 देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देखिए तो आपको 9 देखेंगे तो गोदावरी क्षेत्र दिख रहा है आपको, 9 यहाँ पे देखे, और 9 नंबर का क्षेत्र आपको ये दिख रहा है, ये गोदावरी वाला क्षेत्र हो गया आपका। ठीक है, और इसी में आपको जरवे संस्कृति अभी हम मैप में आपको दिखाए थे, ये एक इमेज दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, आप जो है चाहे तो इसको एक बार देख सकते हैं, बाकी हम जो है क्योंकि इसमें क्लैरिटी थोड़ी हो नहीं पा रही है, वैसे मोटा मोटा समझ लें कि, चलिए इसको हम जूम इन कर लेते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखे आप, ये जहाँ भी डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है, यहीं पे लोग जो है रहा करते थे। ठीक है, ये जो भी डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसे 2 नंबर एरिया हो गया, ये 5 नंबर हो गया आपका, ये सबका आपका नाम अलग अलग है ही, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो है कुछ लोग रह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखें, ये यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, ये हमें साक्ष्य मिला है यहाँ पे लोगों का रहने का। ठीक है, ये आपको ताम्र प्रशान कालीन कुछ जो है स्थल थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैप में हम लोग देखे थे ताम्र प्रशान कालीन जो है स्थल आपको। ठीक है, और इसी में ध्यान देंगे तो आपको जैसे कायथा दिखा था, जरवे दिखा था, मालवा आपको दिखा था। ठीक है, और इस सब का लोकेशन वगैरह हम लोग देख लिए थे। ठीक है, चलिए मैं कुछ और इसमें इंडिकेट आपको कर देता हूँ, एक आध नाम। ठीक है, जैसे देखेंगे अगर यहाँ पे, हमको इसको रफ करना पड़ेगा थोड़ा। देखिए ये पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है आपको, यहाँ पे भी आपको कुछ जो है देखने को, जैसे यहाँ पे एक आपको कोलिस्तान पड़ेगा। ठीक है, कोलिस्तान पड़ेगा, उसके अलावा यहीं पे आपको बहावलपुर पड़ेगा, गनेरीवाल पड़ेगा। ठीक है, झुकर पड़ेगा, मांदा पड़ेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, कश्मीर में मांदा आपको पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहीं पे दधेरी पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर हुलास पड़ेगा, यहाँ पे आपको हुलास पड़ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट में इसको हम समराइज कर देंगे। वैसे कहानी जो है क्या आपको समझना है इस चैप्टर में समझ ही गए।
ठीक है, ताम्र प्रशांत कृषक संस्कृति हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि ताम्र प्रशांत काल के लोग जो है आपको क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के जो है मृद भांडों का व्यवहार करते थे। तो यानी तरह तरह हमको मृद भांड जो है यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप कुछ देख लें इमेज में। ठीक है, इस तरह का कुछ हमको मृद भांड देखने को मिला है। ठीक है, ये कुछ आकृति इसको दिखाई गई है। ऐसे ऐसे हमको मृद भांड देखने को, इस पर कुछ कलाकृतियाँ भी देखने को मिली है। तरह तरह का मृद भांड आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जगह जगह से हमको मिला है। अच्छा, मृद भांड जो है क्यों बना था आपको पता ही है। ठीक है, आपका अनाज जो है उत्पादन होता था, आखिर उसको रखा कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे बनाया गया। इनमें से एक किस्म का बर्तन काले और लाल रंग के थे। ठीक है, और लगता है कि इनका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक तौर पे होता गया आया है। ठीक है, तो काले और लाल कलर के थे। जैसे कुछ बर्तन हुआ करते थे, आपको जैसे बता रहा हूँ, ये आपको मान लीजिए ये कोई पॉट हो गया। ठीक है, इस पॉट का पूरा जो है कलर आपको रेड था, लेकिन इसी पे जो है काले कलर का भी कुछ चित्रकारी किया हो रहता था कहीं कहीं। ठीक है, कुछ जो है आपको काला पॉट यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो ऐसे तरह तरह का हमको यहाँ पे बर्तन जो है देखने को मिला है। ये चाकों पे बनते थे। अब आज भी आप देख सकते हैं कि ये बर्तन जो है चाक पे ही जो है कुम्हार द्वारा बनाया जाता है। और कभी कभी इन पर जो है सफ़ेद रैखिक आकृतियाँ भी बनी रहती थी। जैसे आपका घड़ा बन गया। ठीक है, आपका एक घड़ा हो गया मान लीजिए। ठीक है, और इसी पे क्या किया जाता था, सफ़ेद रंग का जो है आकृति भी बनाया जाता था। आज भी आपको तो तरह तरह के यहाँ पे तो ईजिली आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बात केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग जो मैप में जनरली देखे थे शुरू में, जो मैं आपको दिखाया था राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में भी बस्तियाँ के बारे में है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार में रहने वाले लोग जो है टोंटी वाले जल पात्र जो है, गोड़ीदार जो है तस्तर तस्तरिया, और गोड़ीदार जो है कटोरे बनाते थे। ठीक है, जिसमें क्या लगा रहेगा आपको, जैसे आपका, मैं आपको दिखाने का, खैर इसमें इमेज पे, हाँ यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इमेज, यहाँ पे क्या है, इसका एक पाँव लगा हुआ है, गोड़ीदार इसी को कहा जा रहा है। ठीक है, कुछ नीचे जो है रखने के लिए, जैसे आप देखते होंगे आज जो है चेयर देखते होंगे, तो चेयर का जो है पैर होता है चार यहाँ पे, तो ऐसे कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिला है। यही आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? हाँ, ठीक है। देखिए, ऐसा समझना गलत होगा कि जो काले और लाल जो है मृदभांड का व्यवहार करने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति के हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक जॉर्वे है, कायथा संस्कृति, अलग अलग जो है के लोग हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले मृदभांड चित्रित हैं। ठीक है, इनमें कुछ चित्रकारी भी किया गया है, पर जो है पूर्वी भारत में ऐसा मृदभांड आपको बहुत कम देखने को मिला है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान देख लें, पश्चिमी मध्य प्रदेश देख लें, पश्चिमी महाराष्ट्र देख लें, या अन्यत्र रहने वाले ताम्र प्रशांत युग के लोग मवेशी पालते थे और खेती करते थे। ठीक है, वे जो है आपको गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस रखते थे और हिरन का शिकार करते थे। ऊँट के भी अवशेष मिले हैं यहाँ से। समानतः वो जो है घोड़े से जो है परिचित नहीं थे आपको। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान देंगे, वो लोग घोड़े से अभी परिचित नहीं थे। कुछ अवशेष की पहचान घोड़े या गधे या जंगली गधे के अंग के रूप में भी की गई है। लोग जो है गो मांस तो अवश्य खाते थे, किंतु सुअर का मांस अधिक नहीं खाते थे। ठीक है, ध्यान देंगे तो ध्यान कर्षक बात यह है कि वे लोग जो है गेहूं और चावल उपजाते थे। इनका मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे जो है बाजरे की भी खेती करते थे। ठीक है, ये सब जो है सब सारा कुछ जानकारी प्रेडिक्शन है, इसमें लड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है किसी को। ठीक है, अब इतिहास लिखने का जो है, अभी आर एस शर्मा का बुक लिखा है, उनका अपना एक नज़रिया है, कुछ तथ्य है, उनके आधार पे जो है चीज़ें आपको लिखी गई है। ठीक है, बस समझ ले कि ये सब क्या है, प्रेडिक्शन है। ठीक है, कुछ चीज़ें मिली और उसके आधार पे, अब कोई देखने तो नहीं गया कि वहाँ लोग जो है क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये सब प्रेडिक्शन किया गया है। तो बस इसको कहानी जान जाए और आगे बढ़ें बस। वे जो है इन जो है देखेंगे तो वहाँ पे अनाजों की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि गेहूं और चावल ये लोग उपजाते थे। ठीक है, और मुख्य अनाज के अतिरिक्त यहाँ पे बाजरे का भी खेती होता था। इसके अलावा देखें तो मसूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, कई दलहन जो है
इसके अलावा मटर भी यहाँ पे पैदा किया जाता था। लगभग ये जो सभी अनाज महाराष्ट्र में देखेंगे तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित जो है नौदा टोली में सभी प्रकार के अनाज यहाँ पे पाए गए हैं। अब इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि इस इलाके में इस तरह की खेती की जा रही होगी। ठीक है, खुदाई के परिणाम स्वरूप देखें तो इतने सारे अनाज जो है भारत में अन्य किसी स्थान से शायद नहीं मिले हैं। तो नौदा टोली से आपको तरह तरह का अनाज देखने को मिला है। नौदा टोली के लोग जो है बेर और अलसी भी उपजाते थे। ठीक है, तो दलहन के अलावा देखे बेर अलसी हो गया। दक्कन की काली मिट्टी में कपास का भी पैदावार होती थी। ठीक है, कपास वगैरह भी यहाँ पे उपजाया जाता था। निचले दक्कन में देखे तो रागी बाजरा इस तरह के अन्य अनाजों भी की खेती की जाती थी। पूर्वी भारत में जो है देखे तो बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने की कांटे मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कांटे वगैरह मिले हैं, मतलब मछली पकड़ने वाला जो बंसी होता है वो यहाँ पे देखने को मिला है। जहाँ हम चावल भी पाते हैं। इससे मालूम होता है कि मछली और भात पूर्वांचल के लोगों का आहार था। ठीक है, तो पूर्वांचल में रहने वाले लोग जो है इस तरह का खाना खाया करते थे। क्योंकि हमें क्या मिला है, बंसी मिला है जिससे मछली पकड़ते थे और चावल यहाँ पे लोग उपजाते थे। जो देश के उस भाग में आप देखेंगे तो पूर्वी भाग में आज भी आपको ये प्रचलित है। यहाँ के लोग जो है आपको दिखेंगे कि अधिक जो है चावल वगैरह खाते हुए प्रतीत होंगे। राजस्थान की अगर बनास घाटी की अधिकांशतः बस्तियां जो है छोटी थी, बनास घाटी में देखेंगे, लेकिन आहार और गिलुन में लगभग जो है 4 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैली हुई थी। ताम्रप्रशान युग के लोग जो है प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे और जिनका इस्तेमाल कभी कभी होता था। जैसे गिलुंद में देखें तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास यदा कदा देखें तो अपना घर जो है कच्ची ईंटों से बनाते थे, पर अधिकतर जो है गीली मिट्टी थोप कर जो है बनाते थे। और लगता है कि जो है घरों पे छप्पर भी दिए जाते थे। जैसे आप देखते होंगे आजकल झुग्गी झोपड़ियाँ देखते हैं। ठीक है, तो मिट्टी से घर बना हुआ है और ऊपर ऊपर क्या है आपको छप्पर है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे आपको घर देखने को मिलता था। क्योंकि पक्की ईंटों का वहाँ पे जो है हमको प्रचलन देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आपको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलेगा। लेकिन आहार के लोग जो है पत्थर के बने घरों में रहते थे। ठीक है, आहार वाले पत्थर के बने घर में रहते थे। अब तक पता चले 2 जरूरी स्थलों में गोदावरी का दायमाबाद सबसे बड़ा है। ठीक है, तो गोदावरी का जो दायमाबाद क्षेत्र है वहाँ पे जो है आपको जरूरी स्थलों में जो है सबसे बड़ा स्थल हमको यहाँ पे देखने को मिला है, जो लगभग जो है देखेंगे तो 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। तो हमें एक बड़ी जो है यहाँ पे संस्कृति देखने को मिली है। ठीक है, जोरवे स्थलों में गोदावरी के पास दायमाबाद में। ठीक है, जो 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह पत्थर और मलबे के जो है बुर्जों वाली कच्ची दीवार से घेर कर गड्ढा जैसे जो है बनाया प्रतीत होता है। यहाँ पे जो है देखेंगे घर वगैरह। तो अहमदाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धों के लिए है। यानी यहाँ पे कांसे का वस्तु भी आपको भारी संख्या में देखने को मिला है। इनमें से कुछ वस्तुओं का हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव जो है लक्षित होता है। अब क्लियर होता है कि दायमाबाद जो है ये वाला स्थल जो है इन लोगों का हड़प्पा से संबंध रहा था, क्योंकि यहाँ पे कांसे का भी बर्तन देखने को मिल रहा है। पश्चिमी महाराष्ट्र में देखिए तो आरंभिक ताम्रप्रशान अवस्था में इनाम गांव स्थल में देखेंगे तो चूल्हों सहित बड़े बड़े जो है कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढे वाले मकान भी मिले हैं। ठीक है, तो आपको इनाम गांव में देखेंगे तो आपको बड़े बड़े जो है कच्चे मिट्टी के मकान मिले हैं। यहाँ पे कुछ गोलाकार गड्ढे वाले मकान भी मिले हैं। बाद की अवस्था की बात करें यानी 1300 से 1000 ईसा पूर्व में तो 5 कमरे वाला एक मकान भी यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं आपको, तो इनाम गांव के बारे में। यहाँ पे 5 कमरे वाला आपको मकान देखने को मिला है, जिनमें 4 कमरे जो है आयतकार हैं और एक जो है आपका वृत्तकार है। यह मकान बस्ती के केंद्र में है और किसी सरदार का मकान जो है रहा होगा। ठीक है, तो कोई सरदार रहा होगा, उनका लीडर रहा होगा। ठीक है, उनके बस्ती का उन्हीं का हो सकता है मकान रहा होगा। इसके निकट में भी जो कठोर है, इसके निकट में ही जो कठोर है उसमें राजस्व के रूप में वसूला गया अनाज जमा किया जाता होगा। इनाम गांव जो है ताम्रप्रशान युग की एक बड़ी बस्ती है। ठीक है, इनाम गांव जो है बहुत बड़ी बस्ती है, जो ताम्रप्रशान काल की बस्ती है। इनमें 100 से अधिक जो है घर यहाँ पे और कई कब्रें पाई गई है। ठीक है, तो इनाम गांव के बारे में ध्यान रखेंगे। ये बस्ती जो है आपको किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। अच्छा, आप जो हम बोल रहे हैं कि बस्ती किलाबंद है, तो इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे होंगे? यानी उस समय भी लोग जो है एक संस्कृति के लोग जो है एक कबीला के लोग दूसरे जगह अटैक किया करते थे।
ठीक है, और इसलिए यह लोग जो है किलाबंदी करके अपने आप को प्रोटेक्शन करने की कोशिश किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्रप्रशान युग के लोगों की कला और शिल्प के बारे में बहुत से तथ्य ज्ञात हैं। वे तांबे के शिल्प कर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे। तांबे के शिल्प कर्म में जो है निस्संदेह बहुत बड़े दक्ष थे, पर पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। हमें तांबे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, कंकड़ मिले हैं। ठीक है, वे जो है आपको कर्नलियन कर्नलियन जो है एस्टेंटाइट और क्वार्ट जो है क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थर के मनके और गुटिकाएं भी बनाते थे। ये तांबा और पत्थर से अच्छी तरह से परिचित थे, और इनको पता था कि इससे जो है आपको हथियार वगैरह कैसे बनाना है। तो इस तरह से जो है इनको महारत हासिल थी। वे लोग जो है कटाई बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलिया भी मिली है। ठीक है, मालवा संस्कृति में हमको चरखे तकलिया भी मिला है। ठीक है, तो कटाई बुनाई भी जानते थे। महाराष्ट्र में देखेंगे तो कपास, शन और शेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे लोग जो है वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। ठीक है, तो वस्त्र निर्माण भी उस समय शुरू हो गया था। ठीक है, तो बात ध्यान देने योग्य है कि आपको मालवा संस्कृति में आपको चरखे तकलियां मिल रही है, महाराष्ट्र में देख रहे हैं तो कपास वगैरह का धागा मिल रहा है। और धागे से क्या सिद्ध होता है कि वो वस्त्र निर्माण में भी क्या थे, उससे परिचित थे। अनेक स्थलों पे जो है प्राप्त हुए इन वस्तुओं से शिल्पियों के अतिरिक्त हमें इनाम गांव में जो है कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाला, खिलौने की मिट्टी और जो है मूर्ते बनाने वाले जो है यहाँ पे यानी टेरा कोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। तो उस समय की कला की स्थिति आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम चैप्टर स्टार्ट किए थे तो आपको क्या बोले थे, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, उस समय का समाज कैसा था, उस समय का जो है कलाकृतियाँ जो है, उस समय का कला का क्या स्थिति था, उस समय का समाज का क्या स्थिति था, उस समय की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती थी, इन सब के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग कला के बारे में देख रहे हैं, इससे भी वो लोग परिचित थे, क्योंकि यहाँ पे कुंभकारी भी थी, धातुकार भी थे, हाथी दांत के यहाँ पे शिल्पी, ठीक है, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी भी यहाँ पे हमको मिले हैं। ताम्रप्रशान अवस्था में जो है अनाज, भवन, मृदभांड आदि के क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देते हैं। पूर्वी भारत चावल उपजाता था, तो पश्चिमी भारत में जौ और गेहूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पूर्वी भारत में अधिकतर चावल उपजाया जा रहा है, और उसका साक्ष्य आज भी आप देखने को मिलेगा कि पूर्वी भारत के लोग मैक्सिमम जो है आपको चावल खाते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। वहीं पश्चिमी भारत में देखिए तो जौ और गेहूं उपजाया जा रहा है, और जौ और गेहूं का जो है यहाँ पे देखेंगे तो आपको साक्ष्य में मिलेगा कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है गेहूं जो है खाते हुए आपको दिखेंगे। ये सब कहानी है। अब देखिए, ये मेरा चैप्टर पढ़ने का कहानी तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं, मैं समराइज कर देता आपको 5-10 मिनट में। पढ़ने का उद्देश्य मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये जो फैक्ट है, आपके दिमाग में क्या हो, डीपली ये जो है सेट हो जाए। और इसके बारे में आप जो है आज से अगर मान लीजिए 6 महीने बाद भी आपसे कहानी पूछा जाए तो आप बता ले। साथ साथ ये किताब पढ़ने का पर्पस ये भी है कि आपको ये दोबारा किताब नहीं पढ़ना पड़े, आप डायरेक्टली लेक्चर को जो है बार बार जो है रिवीजन के तौर पे, जैसे पहली बार आप देख रहे हैं, दूसरी बार क्या करेंगे, 1.5 करके इसको देख लेंगे, ये किताब का आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बार आप क्या कर सकते हैं, 1.75 कर लें, चौथी बार आप 2.0 कर लें, और ऐसे करके पूरे किताब का आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और आपके दिमाग में सारे तथ्य जो है इकट्ठा हो जाएंगे, और आपको जो है आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये कहानी देख लिए थे कि पूर्वी भारत में आपको चावल का साग या पश्चिमी भारत में जौ और गेहूं। तिथि कर्म से देखें तो मालवा, और अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, ठीक है, मालवा और, अच्छा एक इमेज यहाँ पे दिखाया गया है, इनाम गांव मकानों की जो है समाकृतिन पुनर्रचना। ये देखिए जो हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो हमको इनाम गांव में मकान यहाँ पे देखने को, तो यहाँ पे देखिए गोल जो है आपको यहाँ पे गोलाकार मकान देखने को मिला है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये आपको, जैसे आज आप देखते होंगे कि ऊपर जो है झोपड़ियाँ रखी होती, तो गोल मकान भी हमको मिला है यहाँ पे। फिर देखें यहाँ पे आपको, ये भी आपको गोल मकान देखने को मिल रहा है, वृत्ताकार। ठीक है, इसके अलावा आपको आयताकार भी मकान यहाँ पे कुछ देखने को मिला है। ये मकानों का जो है समाकृति जो है पुनर्संरचना है इनाम गांव में। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, भारत में जो है कई बस्तियां जैसे कायथा है, एरन है, पहले की प्रतीत होती है, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत बाद की। ठीक है, तो भारत में अगर देखेंगे तो शुरुआत में लोग कैथा और एरन में उस रीजन में रह रहे हैं, लेकिन बाद में यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी भारत में भी लोग हमको साक्ष्य मिलता है, नहीं वहां भी लोग रहे होंगे। ठीक है, उनके जो है 100 संस्कारों और पूजा पद्धति का कुछ हमको आभास में मिलता है।
महाराष्ट्र के लोग जो है मृतक को कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर जो है उत्तर दक्षिण जो है स्थिति में गाड़ते थे। ठीक है, आप भी देखते होंगे कि मृतक जो भी हैं, तो आज जो है मृतक का क्या किया जाता है यहाँ पे। मृतक को जो है दो ही है प्रोसीजर, एक तो आपको जलाया जाता है और एक दफनाया जाता है। तो जलाने के बाद जो भी उनका हड्डी का अवशेष बनता है, उसका हड्डी का अवशेष एक जो है मिट्टी के बर्तन में रख के और जो है जल में क्या किया जाता है, उसके प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा आपको पता है कि दफन किया जाता है लोगों को। तो यहाँ पे हमको दोनों तरह का साक्ष्य देखने को मिला है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो लोग मृतक लोगों को कलश में रखकर और अपने घर के जो है फर्श के नीचे क्या करते थे, आपको अंदर जो है उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ देते थे। हड़प्पाई लोग को देखें तो कब्रिस्तान नहीं थे, वहां पे कब्रिस्तान नहीं थे। कब्र में मिट्टी और हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। जाहिर है कि परलोक मृतक का इस्तेमाल के लिए की जाती होगी। देखिए उस समय भी मान्यता था कि पुनर्जन्म का, आज भी जैसे मान्यता है। तो जो हमको जो कब्रें वगैरह मिली है, उसमें कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, कुछ तांबे के बर्तन भी मिले हैं, कुछ सामग्रियां मिली है। यानी मान्यता उन लोग का होगा कि इसके बाद भी लोग जो है जैसे परलोक कहते हैं, तो दूसरे लोक में जाएंगे तो क्या उपभोग करेंगे, चाहे उनका पुनर्जन्म होगा, ये सब जो है उस समय भी मान्यता थी। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग तिथि कर्म को देखें तो मालवा और मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे हम लोग। इसी के आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तो मिट्टी के जो है स्त्री मूर्तियां से प्रतीत होता है कि जो ताम्रप्रशान युग के लोग जो है मातृ देवी का पूजा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमको क्या मिला है, स्त्री का। अब इसको जो है उस समय जनरली देखिए क्या करते थे लोग, नेचर का पूजा करते थे। ठीक है, तो नेचर के पूजा करने के क्रम में हो सकता है कि वो पृथ्वी को माता मानते हो और वैसे में उनका मूर्ति बनाया हो तो मातृ जो है देवी का पूजा करते थे। जैसे आप देखेंगे आज हम लोग जो अगर हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन ये सब देवी देवता कब आए हैं आपको, ये गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त वंश जब हम पढ़ेंगे तब से ये जो है देवी देवता यहाँ पे आए हैं। इससे पहले बात करेंगे तो सारा जो है नेचर का लोग पूजा करते थे। ठीक है, नेचर का पूजा। उससे पहले आप वैदिक संस्कृति में जाएंगे तो इंद्र का पूजा होता था, वरुण का, अग्नि का। ठीक है, लेकिन ये जो देवी देवता जो अभी दिख रहे हैं, ये जो है गुप्त काल से ये सब शुरू हुआ है। तो उस समय के लोग जो है धार्मिक स्थितियां उनकी क्या थी, उसी के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो मिट्टी का हमको स्त्री मूर्ति मिला है और इससे क्या प्रतीत होता है कि मातृ देवी की पूजा करते होंगे। कई जो है कच्ची मिट्टी के नग्न मूर्तियां भी पूजा की जाती थी। इनाम गांव में देखें तो जो है मातृ देवी की प्रतिमा मिली है इनाम गांव में, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है। मालवा और राजस्थान में मिली जो है रूढ़ शैलों में बनी मिट्टी की वृषभ जो है मूर्तिकाएं यह सूचित करती है कि वृषभ जो है धार्मिक पंथ का प्रतीक है। तो देखिए वृषभ जो है सांड का भी हमको यहाँ पे प्रतिमा मिलता है। अब देखिए एक बात यहाँ पे क्लियर है कि इसको जो है धार्मिक पंथ का प्रतीक वहाँ पे लिखा जा रहा है, लेकिन हम अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले कि ये लोग नेचर का पूजा करते थे। ये जो सांड और जो बैल है ये जो है कृषि में इनके सहायक होता था। ठीक है, ऐसे में जो है इसका भी उस समय विशेष आपको महत्व दिया जाता है। आगे चल के देखिए बस्ती के जो है यहाँ पे ढांचे और सौ संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि जो ताम्र प्रशांत समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, एक वर्ड लिखा गया है, एक वाक्य लिखा गया है। क्या लिखा है, बस्ती के ढांचे और सौ संस्कार की विधि से पता चलता है कि ताम्र प्रशांत समाज में ही असमानता आ गई थी। ठीक है, वहां पे कुछ बस्तियां जो हैं काफी प्रोटेक्टेड थी, जैसे बनाई गई है उनके चारों ओर जो है किलानुमा जो है रक्षा करने के लिए दीवार बनाए गए। कुछ बस्तियां ऐसे ही ओपन है, तो यहाँ जो है असमानता हमको देखने को धीरे धीरे जो है शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है असमानता का। महाराष्ट्र में पाई गई कई जो है जोरवे बस्तियां में एक तरह का निवासगत जो है अधिक्रम यानी ऊंच नीच क्रम दिखाई देता है वहां पे। ठीक है, कुछ बस्तियां तो यहाँ पे 20 हेक्टेयर तक बड़ी बड़ी है, जबकि कुछ केवल 5 हेक्टेयर तथा उसमें छोटी छोटी है। यानी कुछ बस्तियां बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, आपको देखने को मिला है कुछ, मान लीजिए कुछ बस्तियां जो है आपको यहाँ पे जैसे बड़ी बड़ी बस्तियां कुछ देखने को मिली है और ये काफी दूर में फैली हुई है, लेकिन कुछ आपको छोटी छोटी बस्तियां मकान भी वहाँ छोटे छोटे देखने को मिले हैं। तो देखिए असमानता तो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे जो है द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है कि दो स्तरीय का क्या रहा होगा, उस समय निवास रहा होगा। बस्तियों के विस्तार में अंतर का अर्थ है कि बड़ी बड़ी बस्तियों का दबदबा जो है छोटे छोटे बस्तियों पे रहता होगा। ठीक है, लेकिन बड़ी और छोटी दोनों तरफ की बस्तियों में सरदार और उनके जो है नातेदार आयताकार मकानों में रहते थे और गोल झोपड़ियों में रहने वाले प्रभुत्व जो है रखते थे। ऐसा जो है माना जा रहा है कि जो गोल झोपड़ियों में रहते होंगे उनका प्रभुत्व रहता होगा और आसपास जो है उनके जो भी संरक्षक वगैरह रहते होंगे।
इनाम गांव में जो है शिल्पी और पंसारी लोग पश्चिमी छोर पे रहते थे, जबकि सरदार प्रायः जो है केंद्र में रहता था। ठीक है, सरदार केंद्र में रहेगा। आज भी जो है आपका राजधानी जो है लगभग जो है केंद्र में रखा गया है, जहां से इजिली जो है चारों तरफ कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसे ही कुछ हमको उस समय भी देखने को मिल रहा है। आगे देखें, इससे निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती है। पश्चिमी महाराष्ट्र में चंदोली और नेवसा बस्तियों में पाया गया है, और कुछ बच्चों के गलों में जो है तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों के जो है कब्रों में समान तौर पे कुछ जो है बर्तन मात्र है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं उस समय की सामाजिक स्थिति है, सब परिकल्पना है, कल्पना है। तो किसी के गले में जो है तांबे का मनका मिल रहा है, और कहीं जो है बिल्कुल सामान्य बर्तन मिल रहा है। इससे आप फर्क जो है पता चल सकता है, वहां पे असमानता आपको दिख सकती है। इनाम गांव में एक वयस्क आदमी जो है आपको मृदभांड और उसके साथ साथ कुछ तांबे के साथ उसको दफनाया गया है। एक वयस्क व्यक्ति को जो है मृदभांड और तांबे के साथ कायथा में एक घर में जो है तांबे के 29 कंगन और 2 जो है अद्वितीय ढंग से कुल्हाड़ी पाई गई है। कहाँ पे? कायथा में। इसी स्थान पे देखें तो स्टेटाइट और जो है कर्नोलियन जैसी कीमती पत्थर की गोलियों के हार जो है पात्रों में जमा किए गए हैं। यह स्पष्ट होता है कि जिनके पास वस्तुएं थी वो क्या थे? धनी थे। ठीक है, तो अब एक ही घर में आपको यहाँ पे देखने को मिला है कि तांबे का 29 कंगन है, 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ी है। इसके अलावा जो है पत्थर के कीमती यहाँ पे जो है स्टेंटाइन और कर्नोलियन भी यहाँ पे पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि हो सकता है उस समय का वो व्यक्ति क्या हो? धनी व्यक्ति हो। तिथि कर्म दृष्टि से गणेश्वर स्थल विशेष रूप से अवलोकनीय है। यह राजस्थान के खेतरी के ताम्रपट्टी के शिखर झुनझुन जो है क्षेत्र में तांबे में समृद्ध खानों के निकट जो है पड़ता है। इस क्षेत्र में खुदाई से निकली तांबे की वस्तुएं तीर के नोक, बरछे के फल, बंसिया, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि जो है इनमें कुछ आकृतियां सिंधु स्थल से भी इन्हीं वस्तुओं की आकृतियां भी है मिलती है। अब इससे क्या स्पष्ट होता है? अब यहाँ पे आप ध्यान देखिए, तो राजस्थान के खेतरी में जो है आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? तीर का नोक मिल रहा है, बरछे का फल वगैरह मिल रहा है, कंगन मिल रहा है, और यही सब सिंधु में भी मिल रहा है। इसका मतलब इनका उनसे बिल्कुल ही व्यवसाय जो है रहा होगा। पक्की मिट्टी की एक ऐसे पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइम में मिलती जुलती है, यानी सिंधु टाइम से यहाँ पे जो है सिंधु से यहाँ पे आई होगी। ठीक है, सिंधु टाइप की मिलती जुलती है। इस स्थान में जो है बहुत से पत्थर के छोटे छोटे आपको औजार भी मिले हैं। अब पत्थर के छोटे छोटे औजार को हम लोग माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं, जो आपको ताम्र प्रशांत संस्कृति के परिचायक हैं। यहाँ जो है आपको गैरिक मृदभांड यानी OCP भी पाया गया है। ये लाल जो है अनुलेपित भांड है, ये अक्सर जो है काले रंग से रंगा रहता था। यह मुख्यतः जो है कलश की शक्लों में होता था। कलश आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि गणेश्वर के जमाव को 2800 से 2200 ईसा पूर्व का माना जाता है, इसलिए इसकी बहुत सी वस्तुएं जो है परिपक्व जो है हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की है। चूंकि हड़प्पा के पहले की यहाँ पे आपको तिथि कर्म देखने को मिल रहा है। गणेश्वर जो है मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। ठीक है, ये जो गणेश्वर जगह था ये हड़प्पा को क्या भेजता था? तांबा भेजता था, पर उससे उसने कोई खास तत्व प्राप्त नहीं किया है। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। यद्यपि उनका मुख्य जो है शिल्प तांबे की वस्तुओं बनाना था, तांबे की वस्तुओं बनाते थे, तथापि वो जो है वैसे नगरीय तत्व को विकसित नहीं कर पाए जो बाढ़ सिंचित मैदानों में उपज कर जो है आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था जैसे जो है अच्छा हो सके। देखिए, ये हम बात कर रहे हैं गणेश्वर जो है वहाँ पे जो है जगह की, तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे तो तांबे का वस्तु जो है बहुत सारा अपने को देखने को मिला है। ठीक है, कृषि भी ये लोग करते थे, शिकार भी करते थे। ठीक है, ये सब स्थिति थी। फिर भी उसके बाद ये नगरीय जो है व्यवस्था यहाँ पे नहीं बन पाया। रीजन क्या रहा? चूंकि यहाँ पे बाढ़ सिंचित मैदान नहीं था। ठीक है, और सिंचित बाढ़ सिंचित मैदान यानी आपको उपजाऊ मिट्टी, यानी आपको जलोढ़ मृदा नहीं हो पाया, और उसके कारण यहाँ पे कृषि में सरप्लस नहीं बन पाया, और ये अर्थव्यवस्था उतनी उन्नति नहीं कर सकी जितना आपको हड़प्पाई अर्थव्यवस्था उन्नति कर सकी। सिंपल सी कहानी ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः जो है गणेश्वर की पूरा वस्तुओं को वास्तविक गैर जो है मृदभांड ताम्र निधि संस्कृति की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। इसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तुएं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति को जो है प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाण संस्कृति भी कहा जा सकता है। तो देखिए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाण संस्कृति, यानी हड़प्पा से पहले का ही संस्कृति है, जिसकी भित्ति पे परिपक्व हड़प्पा संस्कृति खड़ी हुई है।
ठीक है, तो ये जो है हड़प्पा संस्कृति का एक तरह से क्या हो गया, अग्रगामी हो गया। आगे देखिए, तिथि कर्म की दृष्टि से देखें तो भारत में जो है ताम्र प्रशांत बस्तियों की कई श्रृंखलाएं हैं। जैसे हम लोग मैप में देखे हैं, कुछ प्राक हैं तो कुछ हड़प्पाई हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं, तो कुछ जो है हड़प्पा के बाद की हैं। हम लोग चारों जो है मैप में ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। देखिए, कुछ जो हड़प्पा के पहले की थी, जैसे अभी हम लोग देखे, ठीक है। उसके बाद कुछ हड़प्पा की बाद की, कुछ उसके पैरेलल की। हड़प्पा अंचल के जो है कुछ स्थलों में प्राक जो है हड़प्पीय स्तरों के आरंभिक जो हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ताकि इसे परिपक्व जो है नगरीय सिंधु सभ्यता को पृथक किया जा सके। इस तरह राजस्थान के देखे कालीबंगा और आपको हरियाणा के बनावली की प्राक जो है हड़प्पाई अवस्था स्पष्ट जो है ताम्र प्रशानी है। यही बात है कि पाकिस्तान के सिंध राज्य के कोटदीजी स्थल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, प्राक जो है आपको प्राक जो देखेंगे तो हड़प्पाई और जो है हड़प्पोत्तर जो है आपको ताम्र प्रशांत संस्कृति तथा हड़प्पा संस्कृति की समकालीन ताम्र प्रशांत संस्कृति भी उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत में पाई गई है। ठीक है, एक उदाहरण है, जैसे देखिए कायथा संस्कृति हम लोग देखे थे मैप में 2000 से 1800 ईसा पूर्व, जो हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है। ठीक है, तो कायथा किसके समकालीन है, आपको हड़प्पा के समकालीन है। इनके मृद भांडों में कुछ जो है प्राक आपको जो हड़प्पीय लक्षण है, पर साथ ही इस पे हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस क्षेत्र में कई जो हड़प्पाई ताम्र प्रशाली जो है संस्कृतियाँ हड़प्पा संस्कृति के नागरिकोत्तर अवस्था में प्रभावित है। सारा कहानी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, कि उसके पैरेलल में देखिए यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह देखने को मिल रहा है। कई अन्य जो है ताम्र प्रशांत जो है संस्कृतियाँ परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के उम्र में छोटी होते हुए भी सिंधु सभ्यता से जुड़ी नहीं है। जैसे नौदा टोली है, एरन है, नगदा है। इसमें मालवा संस्कृति देखिए 1700 से जो है आपको 1200 ईसा पूर्व है, जो हड़प्पा संस्कृति से इसको हम लोग पृथक मानते हैं। जोरवे संस्कृति के बारे में हम लोग बात किए थे, 1400 से आपको 700 ईसा पूर्व, जो स्तन जो है विदर्भ और कोंकण को छोड़ जो है सारे महाराष्ट्र में छाई हुआ है। तो अगर विदर्भ और कोंकण देख लें तो जोरवे संस्कृति आपको पूरा फैला हुआ है आपको पूरे महाराष्ट्र में। उसके बारे में यही बात है कि देश के दक्षिण और पूर्वी भागों में ताम्र प्रशांत बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही है। ठीक है, तो उससे ये अलग रही है। दक्षिण भारत में ऐसी बस्तियां हमेशा नौ प्रशांत युगीन बस्तियां की जो है बाद लगातार चलती रही है। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में देखें, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ताम्र प्रशांत बस्तियां भी हड़प्पा संस्कृति से क्या रही है, स्तब्ध रही है। यह स्पष्ट है कि कई प्रकार के जो है आपको प्राक जो है हड़प्पीय जो है ताम्र प्रशांत संस्कृति सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदाय के प्रसार में प्रेरक है, पर उनके हड़प्पा के नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर बना। और इस प्रसंग में देखें तो सिंध के अमरी और कोटदीजी तथा राजस्थान के कालीबंगा और गणेश्वर का भी नाम लिया जा सकता है। ये सब जो है इनसे पहले के हैं। प्रतीत होता है कि जो ताम्र प्रशांत युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदान की ओर बढ़े और कांसे के तकनीक ज्ञात प्राप्त हुआ और नगरों का स्थापना करने में सफल। यानी जो हड़प्पा में बसने वाले लोग हैं, जो हड़प्पा को नगरीय सभ्यता बनाने वाले लोग हैं, वो आपको इन्हीं एरिया के रहे होंगे, क्योंकि इनको ज्ञान था तांबा का। और फिर उस रीजन में बढ़े, वजह क्या था, उपजाऊ मिट्टी मिले। ठीक है, और फिर वहां जाके कांस्य युगीन सभ्यता जो है ये लोग डेवलप कर दिए होंगे, ऐसा जो है आपको मानना है। और ये सही भी हो सकता है। भारत के मध्य देखे, पश्चिमी भागों में देखे तो ताम्र प्रशांत संस्कृति 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई है। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही है। फिर भी देश के कई भागों में देखे तो ताम्र प्रशांत युगीन जो है काले और लाल मृदभांड का बनना ऐतिहासिक काल में भी ईसा पूर्व दूसरी सदी तक जारी रहा है। तो हमको कहीं कहीं जो है ईसा के जो है 200 साल पहले तक की कहानी देखने को मिली है। परंतु कुल मिलाजुला के मध्य और पश्चिमी भारत में आरंभिक इतिहास, संस्कृति और उनकी ताम्र प्रशांत संस्कृति के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दी का व्यवधान रहा है, यानी ये गैप रहा है। ठीक है, पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखे तो आपको ताम्र प्रशांत बस्तियां के जो है लुप्त होने का कारण लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद वर्षा की कमी मानी जाती है। देखिए, ये सब जो संस्कृतियां थी इनमें कंटिन्यूटी हमको देखने को क्यों नहीं मिला है, वजह क्या है। ठीक है, वजह तो कुछ ना कुछ रहा होगा। यहाँ पे एक वजह बताया जा रहा है, वर्षा का कमी होना। ठीक है, पर मध्य क्षेत्र में अगर देखा जाए और पश्चिमी बंगाल में तो ये बस्तियां बाद तक चलती रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि पश्चिमी भारत में आपको ताम्र प्रशांत युग के लोग ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में थे जहाँ सूखे मौसम में जमीन कोड़ना कठिन होता था। अतः जो है आपको वे अपने जमीन खोदने वाले
डंडे के सहारे ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सके। लेकिन लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में, खासकर पूर्वी भारत में देखें तो ताम्र प्रधान अवस्था तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के लौह अवस्था के धमकी, और उससे धीरे धीरे लोगों को जो है पूरा खेतीहर बना दिया। तो बेसिकली कहानी ये है आपको कि मान लीजिए मिट्टी अगर कठोर होगी तो वहाँ पे ज़्यादा दिन तक इंसान रह नहीं सकता है, खेती उसका मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यही बात देखेंगे तो मध्य गंगा के मैदान में स्थित ताम्र प्रसानी संस्कृति पर लागू होती है। ठीक है, और इसे जो है जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान और घने जंगल वाले क्षेत्र में थोड़े प्राय देश भर में ताम्र प्रसार संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जलोढ़ मिट्टी वाले जो है अगर मैदानों में देखें तो जलाशय के किनारे कई ताम्र प्रसार बस्तियां मिली है। समांतर ताम्र प्रसानी लोग जो है अधिकतर नदी तट के पहाड़ियों से कम दूरी पर जो है गांव बसाया करते थे, जैसे पहले बताया जा चुका है। ये लोग सूक्ष्म जो है पशान के पत्थरों के औजार के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजार का प्रयोग करते थे। और ऐसा क्यों करते थे, जान पड़ता है इनसे अधिकतर लोग तांबे के पिघलाने की कला जानते थे। पर मध्य गंगा क्षेत्र में ताम्र प्रसार संस्कृति तांबे का औजार बहुत कम मिले हैं। अगर मध्य गंगा क्षेत्र में देखें, पश्चिमी भारत और मध्य भारत की संस्कृतियों में अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी भारत में देखें, मध्य भारत में तो अधिक, लेकिन मध्य गंगा भाग में कम देखने को मिलते हैं। लगभग सभी ताम्र प्रसार समुदाय चाकों पे बने काले या लाल जो है मृदभांड का प्रयोग करते थे। उनके विकास की जो है प्राग कास्य अवस्था को देखते हुए हमें पता है कि चित्रित जो है मृदभांड का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वही थे। वो पकाने, खाने, पीने, सामान रखने, इन सब भांडों के लिए इनका जो है मृदभांड का प्रयोग करते थे। लोटा और थाली दोनों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत में देखेंगे तो नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ताम्रप्रसानी अवस्था से परिणित हुई। अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाणी जो है ताम्रप्रसाण संस्कृति को नाम दे दिया गया। अन्य भागों में देखें, विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र, राजस्थान में देखेंगे यदि, तो आपका राजस्थान का जो है ताम्रप्रसाण हो गया। ठीक है, ताम्रप्रसाण संस्कृति के लोग बाहर से आकर बसे प्रतीत होते हैं। उनकी सबसे पुरानी बस्तियां संभवतः जो है मालवा और मध्य भारत में थी, जैसे कायथा और एरन की बस्तियां थी। पश्चिमी महाराष्ट्र की जो है बस्तियां बाद की मालूम होती है। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र की, और बिहार तथा पश्चिम बंगाल की बस्तियां और बाद की जो है मालूम होती है। सर्वप्रथम जो है यहाँ पे देखें तो ताम्रप्रसाण जनों ने प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े जो है गांव बसाए। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत समझ रहे हैं आप। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत यानी मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है ये लोग गांव बसाए। वे नवपाषाण जनों के बारे में जितना ज्ञात है उनसे कहीं अधिक अनाज उपजाते थे। विशेषकर पश्चिमी भारत में आपको जौ, गेहूं, मूंग, ये सब जो है आपको चावल वगैरह उपजाया जाता था। वे अन्न के साथ साथ मांस मछली भी खाते थे। पश्चिमी भारत में पशुओं का मांस अधिक चलता था, पर पूर्वी भारत में भोजन में मछली और भात का प्रमुख स्थान था। तो ये सब हम लोग पहले ही देख चुके हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्व राजस्थान में बस्तियों की और भी अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो कायथा और एरन तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में देखेंगे तो इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। इसके विपरीत देखेंगे तो पूर्वी भारत में चिरांद और पांडु जो है रजार डीबी संरचना के अवशेष यहाँ पे कम है। उनसे सिर्फ जो है आपको खंभे, खाइयों, गोलाकार घरों की जानकारी मिलती है। 100 संस्कार विधियां भिन्न थी, हम लोग देखे ही थे। महाराष्ट्र में मृतक को जो है उत्तरी दक्षिण सीधा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम में। ठीक है, तो 100 संस्कार की विधि भी अलग अलग है। वहीं पर आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम में रखा जा रहा है, और आपको महाराष्ट्र में मृतक को जो है उत्तर दक्षिण में रखा जा रहा है। पश्चिमी भारत के लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान। ठीक है, तो ये जो है उस समय का स्थिति था। ताम्रप्रसानी युग के लोग जो है मवेशी पालते थे, उन्हें अपने आंगन में बांध कर रखते थे। शायद वो पशुपालन पशुपालन मांस के लिए करते थे, दूध पीने के लिए, घी खाने के लिए। ठीक है, कई जो है जनजाति के लोग जैसे बस्तर के गोंड मानते हैं कि पशुओं का दूध जो है, कई जनजाति के लोग जैसे बस्तर के गोंड मानते हैं कि पशुओं का दूध, यहाँ पे ध्यान देंगे तो कई जनजाति के लोग जो है जैसे बस्तर के गोंड मानते हैं कि पशुओं का दूध जो है केवल पशुओं के बच्चों के लिए है, इसलिए वह दूहते नहीं है। इसी कारण ताम्रप्रसानी युग के लोग जो है पशुओं से पूरा फायदा नहीं उठा सके थे। और ताम्रप्रसानी युग के लोग मध्य और पश्चिमी भारत के काली जो है कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे। गहन और विस्तृत विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाए। ताम्रप्रसानी स्थलों में न हल और न फावड़ा पाया गया है, और वो अपनी जमीन खोदने के लिए डंडे
के पत्थर का जो है छिद्रित चक्का दबाने के लिए लटका देते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है अगर ताम्र प्रसानी स्थल की बात करें तो वहाँ पे आपको गहन और विस्तृत पैमाने पर खेती का कोई हमको साक्ष्य नहीं मिला है। वहाँ पे हल नहीं मिला है, फावड़ा नहीं मिला है। बाकी जो है वहाँ पे पत्थर वगैरह का यूज करके ये लोग खेती वगैरह करते थे। ऐसी खनन आपको एसटी तो केवल राखों में ही खेती संभव है। काली मिट्टी के गहन और व्यापक खेती के लिए लोहे का उपकरण का प्रयोग आवश्यक था, लेकिन मिट्टी हार्ड होगी तो इससे जो है खेती आप नहीं कर सकते हैं, जिनका स्थान ताम्र प्रसारण संस्कृति में था ही नहीं। पूर्वी भारत में देखें, ताम्र प्रसारण संस्कृति में आपको पता है कि लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। लाल मिट्टी वाले इलाके में रहने वाले ताम्र प्रसारी लोग के लिए भी कठिनाई थी यहाँ पे। पश्चिमी महाराष्ट्र में देखें तो बड़ी संख्या में बच्चों के समाधानों से ताम्र प्रसारण संस्कृतियों की आम दुर्बलता प्रकट हुई है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था में हुए बच्चों के मरने का दर बहुत अधिक थी। वहां पे पोषाहार की कमी थी, चिकित्सा का उनको ज्ञान नहीं था, अभाव था, महामारी का प्रकोप था, और इसी कारण आपको ताम्र प्रसारण संस्कृति का सामाजिक और आर्थिक ढांचा आपको आयुवर्धक नहीं था। ठीक है, वहां पे अधिक समय तक लोग नहीं जीते थे। ताम्र प्रसारण संस्कृति जो है तत्व ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी। ठीक है, तो ये ताम्र प्रसारण संस्कृति कैसी थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि पे थी। इसके जीवन की सारी अवधि में तांबा सीमित मात्रा में उपलब्ध रहा। धातु के रूप में तांबा कुछ सीमित ही काम दे सकता था। ये भी तांबे का बना औजार लचीला होता था, लेकिन तांबे में टीन को मिश्रित करने से कांसा बनाना नहीं जानते थे ये लोग। तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था कांसा, आपको पता है। कांसे के औजार जो है के इस्तेमाल से क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी के लोग प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में बड़ी जो है सुविधा मिली है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है तांबा का ही औजार देखने को मिला है, और तांबा से आपको ज़्यादा अधिक मजबूत कांसा है, और कांसा का यहाँ प्रयोग होता नहीं था। और कांसा का प्रयोग करके देखिए, ये आपका क्रीट हो गया, मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, सिंधु घाटी का जो भी प्राचीनतम सभ्यता है, उनके विकास में जो है कांसा का काफी अहम रोल रहा था। ताम्र प्रसानी युग के लोग लिखने का कला नहीं जानते थे, बिल्कुल लिखना नहीं जानते थे, और ना ही नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग इनके लोग नगरवासी थे, आपको पता ही है। आगे चल के हम लोग देखेंगे। सभ्यता के ये तत्व हमें भारतीय उपमहादेश के सिंधु क्षेत्र में अधिकतर लोग विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। अधिकांश जो है ताम्र प्रसानी संस्कृति उम्र उम्र में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के हैं। ठीक है, फिर भी संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उन्नत तकनीक ज्ञान से कोई ठोस फायदा नहीं उठा सके। ये आपको नेक्स्ट है ताम्र निधिया और जो है गैरिक मृदभांड अवस्था। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए 40 से भी अधिक ताम्र निधिया यानी ताम्र उपकरण के जखीरे, जिनमें अंगूठी हो गया, सेल्ट हो गया, कुठारी हो गया, खड़क, हारपून, सूल, आदमी जैसी जो है मूर्ति आदि चीजें जो है पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम के गुजरात और हरियाणा में, और तथा दक्षिण में जो है हमको आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक विशाल के मैदान में हमको मिला है। ठीक है, तो ये पूरे भारत में ही लगभग ये सब सामग्रियां पाई गई है। सबसे बड़ी निधि जो है मध्य प्रदेश के मुंगेरिया से प्राप्त हुआ है। इसमें 424 तांबे के औजार, 424 तांबे का औजार, हथियार तथा 102 चांदी के जो है पतले पत्थर। लेकिन इन ताम्र आपको निधियों में लगभग आधी जो है गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। तो अधिकतर जो है आपको गंगा यमुना दोआब में देखने को मिलती है। अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ तांबे का हारपून, आपको दुसंगी, तलवार, मानव मूर्तियाँ ये सब मिली है, ये जो है शिल्प वस्तुएं कई तरह से काम देती थी। ये केवल जो है मछली पकड़ने, शिकार करने, लड़ाई करने के लिए नहीं की जाती थी, बल्कि शिल्प कर्म और जो है कृषि कर्म के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। इन उपकरणों से स्वतः सिद्ध होता है कि तांबे के जो है कारीगरी को अच्छी तकनीक जानकारी जो है प्राप्त नहीं थी। तांबे के कारीगरों को अच्छी तकनीक की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, तभी इतना इस्तेमाल हो रहा था। और वो वस्तुएं खानाबदोश लोग और आदिम जो है कारीगरों की कृति नहीं हो सकती है। पश्चिम अगर उत्तर प्रदेश के दो स्थान में देखें तो वहाँ पर खुदाई हुई, और इसमें जो है गैरिक मृदभांड और कच्ची मिट्टी के घर द्वार के भी यहाँ पे हमको मिला है। एक स्थान में देखेंगे तो कहीं कहीं पक्की ईंट के जो है टुकड़े भी हमको मिला है। खुदाई में पत्थर के औजार भी मिले हैं। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे है। बाकी हम लोग ये सब बात कर ही लिए हैं कि राजस्थान के क्षेत्रीय वगैरह में भी हमको ये सब देखने को मिला है। हम लोग शुरू में ही इसके ऊपर बात कर लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है आपको गैरिक मृदभांड संस्कृति जो है इसके बारे में बताया जा रहा है। इसका काल जो है 8 वैज्ञानिक तिथि निर्धारण के लिए मोटे तौर पे जो है 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है।
जब गैरिक मृदभांड बस्तियां समाप्त हो गई तो उस समय लगभग 1000 ईसा पूर्व तक दोआब में कोई खास बस्तियां जो है आपको दिखाई नहीं देती है। हमें काले और जो है लाल मृदभांड वाले लोगों की कुछ बस्तियां का अस्तित्व मालूम होता है, लेकिन उनके पास अवशेषों का जमाव इतना पतला है कि पुरातत्व वस्तुएं इतने कम है, उनमें लोगों की संस्कृति साधनों का कोई स्पष्ट और विशिष्ट छवि हमको नहीं मिलता है। दोआब के ऊपरी भाग में देखें तो गैरिक आपको मृदभांड वाले लोगों के उदय के साथ ही बस्ती आरंभ होती है। हरियाणा और राजस्थान के सीमा पे अवस्थित जोधपुर में जो है गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है, जो 1.1 मीटर फिर भी होता है। किसी भी स्थान में ये बस्तियां लगभग जो है 100 बरस से अधिक नहीं टिकी है, और न ये आकार से बड़ी है, न ये विस्तृत क्षेत्र में फैली है, और पता नहीं कि ये बस्तियां क्यों और कैसे समाप्त हो गई। कहा जाता है कि एक विशाल क्षेत्र में बाढ़ आने और उसके बाद वहां जल जमा होने के कारण हो सकता है इन बस्तियों का लोप हो गया हो, कारण वहां इलाका के मनुष्य के निवास में अनुपयुक्त हो गया हो। कुछ विद्वानों के अनुसार जो गैरिक मृदभांड के गठन में अभी ढीलापन पाया जाता है, और वह दीर्घकालीन पानी में रहते के कारण वो हो सकता है। गैरिक मृदभांड वाले जो है लोग हड़प्पाई लोग के कनीय जो है समसामयिक थे, और वे जिस गैरिक मृदभांड वाले क्षेत्र में रहते थे वह हड़प्पाई क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। इसलिए हम गैरिक मृदभांड वाले जो है लोग और कांसे का प्रयोग करने वाले हड़प्पाई लोग के बीच आदान प्रदान का अनुमान जो है हम लोग कर सकते हैं। ये सब कहानी था, ठीक है। और बाकी इसमें अभ्यास प्रश्न है, देख लेते हैं। बाकी एक बार हम फिर इसको समराइज कर देते हैं, आखिर हम लोग क्या क्या तथ्य यहाँ पे पढ़े, क्या क्या सीखे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों और धारणा को स्पष्ट करें। जैसे ताम्र प्रशांत से आप क्या समझते हैं, लघु प्रशांत से क्या समझते हैं, और झूम खेती, ठीक है। इसके बाद देखिए ताम्र प्रशांत संस्कृति पाषाण युग संस्कृति से किन किन बातों से आगे है, ठीक है, आपको बताना है। हम लोग पिछले यूनिट में क्या पढ़े थे, पाषाण युगीन संस्कृति, ठीक है। और आज हम लोग क्या देखे, ताम्र प्रशांत। तो प्रशांत से ताम्र जो है कैसे आगे है आपको बताना है। दूसरा देखिए भारत में जो है ताम्र प्रशांत अवस्था का मुख्य मुख्य विशेषता क्या है जो भारत में है। भारत में ताम्र प्रशांत संस्कृति के मुख्य मुख्य स्थलों का नाम बताइए। मैप वगैरह में हम आपको दिखाए थे, और इनको मैप में आपको दिखाना है। ताम्र प्रशांत जनों का जो है समाधान रीति बताना है, ठीक है। तो आप देख रहे थे वहाँ पे मान्यता एक से अधिक थी। धार्मिक विश्वासों का वर्णन करें। भारत में ताम्र प्रशांत संस्कृति कब से कब तक रही, बिल्कुल इसका टाइम पीरियड हम बताए थे। और आपको जो है हम यहाँ पे जो है अगले यूनिट में जब हम लोग हड़प्पा संस्कृति देखेंगे, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी हम ताम्र प्रशांत कालीन स्थल जो भी है उसका मैप दिखा देंगे। तो इस यूनिट में बेसिकली हमको ताम्र प्रशांत जो है संस्कृति में क्या देखने को मिला कि भारत में ऐसे हमें कई जगह खुदाई के दौरान स्पष्ट हुए, वहाँ पे हमको तांबा का साक्ष्य मिला है, साथ साथ हमें पत्थर का भी साक्ष्य मिला है। और इनके हेल्प से इंसान जो है उस समय का अपना जीवन यापन करता था, कृषि करता था, ठीक है। कला का जो है हमको नमूना यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब जो है उस समय की स्थितियाँ थी। समाज की धार्मिक मान्यता भी हम लोग देखे। उस समय जो लोग नेचर की पूजा करते थे, आज की तरह कोई भगवान नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है जैसे मैं बताया कि हो सकता है कि एक जो है नारी की मूर्ति मिली, हो सकता है पृथ्वी माता मान के उनका पूजा किया जाता रहे। जैसे वहाँ पे हमको वृषभ देखने को मिलता है, ठीक है, सांड बैल हमको देखने को, उसका भी हमको मूर्ति देखने को मिलता है। तो वही उनके जीविका का जो है एक साधन था, ठीक है, कृषि का भी एक साधन था। तो हो सकता है उसकी जो है उसको दिखाने के लिए इंडिकेट वहाँ पे किया गया हो। तो ओवरऑल कहानी ये है कि आपको जो है इसमें क्वेश्चन लिख लेना है कि आपको बताना है कि जो पाषाण युगीन हम लोग संस्कृति देखें उससे ये ताम्र जो है पाषाणीन जो है कालीन जो है संस्कृति कैसे भिन्न है आपको बताना है। और एक मैप बनाइएगा, आप इंडिकेट कीजिएगा, ऐसे हम अगले क्लास में इंडिकेट करेंगे। ये शुरू का जो 5-6 यूनिट है ना, बिल्कुल बेसिक सा यूनिट है, और ये थोड़ा सा आप मतलब एक नज़रिए से बोल सकते हैं किसी के लिए बोरिंग भी हो सकता है, बट जो है पढ़ाई में अगर देखेंगे आपको तो करना है तो करना है, ठीक है। आप अगर इस चीज़ों को छोड़ देते हैं तो आपका कनेक्टिविटी जो है कम हो जाता है। आप यदि क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्रमबद्ध तरीके से, तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे। और चूंकि मैं बताया ही था आपको कि हिस्ट्री क्या है, परिवर्तन का नाम है, आपको यही परिवर्तन हमको बताना है, ठीक है। आपको लिखना है, एक तरफ लिखेंगे आप पाषाण काल और एक तरफ लिखेंगे आप ताम्र पाषाण काल, और दोनों में आप अंतर लिखेंगे कि आखिर इसमें से इसमें क्या चेंज हुआ है, ठीक है। धार्मिक अवस्था में क्या चेंज हुआ है, कृषि में क्या चेंज हुआ है, ठीक है। मान्यता क्या बदला है उनका, कुछ मान्यता पहले से, यानी धार्मिक मान्यता की मैं बात कर रहा हूँ। समाज का क्या स्थिति रहा है, ठीक है, ये सब आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं। लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।